हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया जैसा कि आपको पता है, हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस में आगे बढ़ रहे थे। हम लोगों ने इससे पहले वाले एक लेक्चर देख लिया जिसमें हमने सीक्वेंस से संबंधित सारे इंपोर्टेंट डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में समझा था। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरा ये वाला लेक्चर देख रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, तो फटाफट से जाकर पहले वो देख करके आइए। आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीक्वेंस के ऊपर। आज हम सभी क्वेश्चन को सुपड़ा साफ करेंगे जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में रिलेटेड है मैथमेटिक्स से, सीक्वेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। इसके बाद सीधी सीरीज स्टार्ट होगी और 2 थ्योरम्स के आपको मैं प्रूफ कराने जा रहा हूं। तो जितना हमने लेक्चर नंबर 1 में फिनिश कर लिया था, आज है लेक्चर नंबर 2। उसके आगे का जो भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रह गया है उसको आज कवर करेंगे और साथ ही साथ हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉची सीक्वेंस और फंडामेंटल सीक्वेंस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन पक्का बनती ही बनती है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो वैलिड है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन अगर आपके टॉपिक्स मेरे स्टडी कंटेंट से मैच करते हैं तो आप बेबाकी से सारे वीडियोस को प्रॉपर्ली देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, तो देखिए भैया, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ाएंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली विजुलाइज करवाऊंगा ये है क्या चीज़। देखो, अ सीक्वेंस an इज कॉल्ड फंडामेंटल, कह लो चाहे कॉची कह लो, एक ही बात होती है। फंडामेंटल या कॉची सीक्वेंस फॉर इफ करस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिटरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। मैंने आपको पहले ही बताया, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं। ये हल्का सा लगभग 0 के बराबर होता है, लेकिन 0 होता नहीं है। लगभग ये वैल्यू 0 नहीं होती है, 0 से थोड़ी बड़ी ही होती है। एक एप्सिलॉन यहाँ पे एक ऐसा क्वांटिटी होती है जिसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट भी कह देते हैं। देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अभी बताऊंगा ये एन नॉट क्या चीज़ है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिर से बता दूंगा। एन नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट, इस प्रकार से बिलोंग करता है। किस प्रकार से बिलोंग करता है कि उसके आगे वाले सारे के सारे टर्म an माइनस am का मोड, देखो माइनस लगा यानी कि डिफरेंस की बात हो रही है। डिफरेंस माने दोनों के बीच की दूरी। मोड लगा रखा है क्योंकि दूरी हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए an में से am को माइनस कर रहे हैं और यहाँ पे मोड लगा रखा है। जो दूरी होगी भैया वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। फॉर ऑल माने प्रत्येक, उल्टा ए का मतलब होता है प्रत्येक n, n ग्रेटर देन n नॉट के लिए, और जो n है वो m से बड़ा है या उसके बराबर है। मुझे पता है अभी आपके यहाँ में कछू समझ में ना हो, अभी देसी फीलिंग करवाऊंगा, थोड़ी सी पढ़ लो या चीज़ क्या लिखी गई है। अच्छा, इसी परिभाषा का दूसरा रूप क्या है? an और am को हटा दिया मैंने, यहाँ पे an प्लस p माइनस an कर दिया, लेस देन एप्सिलॉन। ये दोनों एक ही बात है। p इज ग्रेटर देन 0 और जो n है भैया वो n नॉट से बड़ा है। चलो अभी हमारे यहाँ में कछू पल्ले ना पढ़ो, अब हम जाए देसी भाषा में समझेंगे। मान लो बहुत सारी चींटियां हैं, तुमने क्या करा है, तुमने एक मिठाई का टुकड़ा रख दिया है किसी ज़मीन पर। तो होगा क्या, तुम कुछ समय बाद देखोगे कि उस मिठाई के दाने की तरफ चींटी जाएंगी लेन लगा करके, चींटी की लाइन में जाएंगी सिस्टमेटिकल तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि जो चींटियों का जो समूह है उसको हम सीक्वेंस ऑफ आंट से उसको दर्शा सकते हैं कि हाँ ये सीक्वेंस ऑफ आंट्स है। होगा क्या, ये सारी की सारी कतार लगा के उस मिठाई के ऊपर जाएंगी और उसके ऊपर चढ़ बैठेंगी, लदर पदर हो जाएंगी। बोलो हाँ या ना? ऐसा ही होगा, बिल्कुल देसी भाषा बता रहा हूँ। अपने घर में ऐसा ही होता है, कोई चीज़ खुली छूट जाए, मिठाई का टुकड़ा रह जाए या कुछ भी छूट जाए तो चींटी लाइन लगा के जाती हैं और उसको पूरा कवर अप कर लेती हैं ढंग से उसको खाने के लिए। बोलो सही बात है? अच्छा, अब ध्यान से समझना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ चीज़ गौर करने वाली है। देखो, क्या ये सारी की सारी चींटियाँ शुरुआत से ही जाके ऊपर चुपट पड़ी का? नहीं चुपटी, पहले भी लाइन लगा के आ रही हैं। लाइन लगा के आने के बाद मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ के बाद देखो यहाँ तक लाइन लग के आ रही है। यहाँ लाइन लगने के बाद इन चींटियों ने इसके ऊपर हावी होना शुरू कर दिया है। बोलो हाँ या ना? अरे भैया मिठाई को जाना दूर है तो मन तक चल के तो जाना पड़ेगा। का जीवाई चींटी जम पे है कहाँ है ना आती ना। तो इतनी सारी जो चींटियाँ हैं वो अभी इससे काफ़ी दूर हैं, इसीलिए इसके पास इनको नहीं कहेंगे कि ये सारी सारी चींटियाँ इसके पास अभी नहीं हैं। इसके बाद एक निश्चित चींटी के बाद इसके आगे की जो चींटियाँ हैं, मान लो यहाँ कोई चींटी होगी, इसके आगे वाली जितनी भी चींटियाँ हैं सारी की सारी इसको कवर अप करे हुए हैं, इस पर लदर पदर हो रही हैं। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अभी बताऊंगा, सारी क्लैरिटी यहीं से करवा दूंगा, बस समझना ध्यान से। तो होगा क्या, यहाँ पे तुमने बेसिकली देखा होगा कि जब चींटियाँ का उस चीज़ के ऊपर चिपट पड़ती हैं तो कोई सी 2 चींटियाँ उठा लो, कोई सी 2 चींटियों के बीच की दूरी कितनी होती है मुझे देख के बताओ, फीलिंग करके बताओ। अगर कहो मिठाई के दाने के ऊपर चींटी चिपट पड़ी, ध्यान से समझना,
अगर कोई मिठाई को डाना हो भैया तुम पे और बापा चीटी चुपट पड़ेंगे तो क्या होगा, बापा चीटी बुरी तरीका से एक के ऊपर खाई डांगी ने को तुम्हें स्पेस दिखाई नहीं देगा कि जी मिठाई के दाना तुम्हें दिखेगा नहीं। यानी कि दो चीटियों के बीच की दूरी बहुत ही कम होगी, लगभग ना के बराबर। अरे बिल्कुल घुसी पड़ेंगी वहाँ यहाँ करके, यहाँ पूरा बिल्कुल घेर लेंगी, कवर कर लेंगी पूरा, तुम्हें मिठाई के दाना दिखाई नहीं देगा। तुम देख के देखियो वहाँ में कोई से दो चीटियाँ उठा लो, वहाँ में तो कुछ चेक करके देखो, ये लदी पड़ेंगी चीटी वहाँ पे, पूरा कवर कर रखो है। तो कोई से दो चीटियों के बीच की दूरी क्या होगी, लगभग ना के बराबर। कछु होगी ही नहीं, चुपट चुपट के सब लदी पड़ी हैं बाकी ऊपर। कोई दो चीटियां पकड़ लो, उनके बीच की दूरी जो होगी लगभग ना के बराबर होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे होगी पूरी डेफिनेशन क्लियर। देखो होगी क्लियर। तो मैंने क्या किया, मान लिया मैंने ये कोई चीटी है AN और उसके जस्ट पीछे वाली चीटी मैंने ले ली AM। हम क्या कर रहे हैं, कोई से दो चीटियों के बीच की दूरी तो देख रहे हैं। मैंने क्या बताया आपको कि दो चीटियों की जो बीच की दूरी है वो लगभग ना के बराबर होगी। बस यही होते कॉची सीक्वेंस की परिभाषा। कॉची क्या कहती है, कॉची ये कहती है कोई दो टर्म्स उठा लो, बिन दोनों टर्म्स के बीच की दूरी अगर लगभग ना के बराबर आ रही तो तुम आंख बंद करके कह दो कि ये सीक्वेंस कॉची है, बात खत्म। पल्ले पड़ा कि नहीं। लेकिन केवल और केवल रियल नंबर की बात कर रहा हूं, मीट्रिक स्पेस में मत पहुंच जाना। मुझे पता है तुम लोग भी कहा जा रहे हो मीट्रिक स्पेस के बारे में, लेकिन तब भी शायद इस वीडियो को कोई हायर स्टैंडर्ड का बच्चा देख सकता है तो बोले सर गलत पढ़ा रहे हो। गलत ना पढ़ा रहे, जिस स्टैंडर्ड के बच्चे हो तुम उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उतना तुम्हें बता रहे हैं। ज़्यादा बताएंगे तो तुम लैग कर जाओगे। समझ में आया कि नहीं। तब भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ओनली फॉर रियल नंबर की बात हो रही है। हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर के सीक्वेंस में ऐसा होगा। मीट्रिक स्पेस में कहानी अलग चलती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं क्या करूँ, पहले बात पर फोकस करो। मैंने क्या बोला, कॉची क्या कहता है, कॉची यही कहती है कि कोई से दो सीक्वेंस के टर्म के बीच की डिस्टेंस अगर लगभग ना के बराबर आ जाती है तो हम कह देते हैं कि वो सीक्वेंस कॉची है। सेम यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, जो चीटियां हैं तो हमने कोई सी दो चीटियां पकड़ ली, लेकिन कोई से दो चीटियों के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर आ रही है। लगभग ना के बराबर को मैंने कल बताया था कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन से। लगभग ना के बराबर जो डिस्टेंस है जीरो होगा नहीं और ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, लगभग ना के बराबर। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं एप्सिलॉन से। तो मैंने देखा कि दो चीटियां मैंने पकड़ ली, उन दोनों चीटियों के जो बीच की डिस्टेंस आ रही है भैया वो लगभग ना के बराबर आएगी, क्योंकि सारी की सारी चीटियां बिल्कुल चपट चपट के बाको घेरे डाल रही हैं, लदर पदर है चुकी हैं। पल्ले पड़ी कहानी। तो बस यही है कि कॉची, तो सीक्वेंस ऑफ आंट्स को कहा जाएगा कॉची सीक्वेंस ऑफ आंट्स। अच्छा, अब कहोगे सर जी एन नॉट का चीज़ है जी, तुमने बताई नहीं। तुमने तो अभी केवल हमें इतनी चीज़ बताई है। देखो ये सारी की सारी चीज़ यहाँ से निकल आई। AN क्या चीज़ है, आगे वाली चीटी। AM क्या चीज़ है, जस्ट उसके पीछे वाली चीटी। जिन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देख रहे हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, जस्ट उसके पीछे वाली चीटी। और मैंने यहाँ पे लगा रखा है मोड, क्यों, क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए AN माइनस AM पर मोड लगा रखा है। हमने देखा कि दोनों चीटियों के बीच की दूरी कितनी आ रही है भैया, लगभग ना के बराबर आ रही है, तो लेस देन एप्सिलॉन। लगभग ना के बराबर या उससे कम, बस, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगी कबू। तुमने देखा होगा कि जब भी कहो चीज़ पे चीटियाँ चुपड़ पत्ती हैं तभी ऐसा होता है। ठीक है, अभी और बताऊंगा आगे अच्छी तरीक़ा से। हमने यहाँ पे एक और चीज़ देखी कि जो चीटियाँ की सीक्वेंस कतार लग के आ रही है, इस पॉइंट पे आने के बाद जो चीटियों की कतार थी वो उसको घिरने में तब्दील हो गई है। देखो यहाँ से ध्यान से, इस पॉइंट के बाद यानी कि इस चीटी के आगे वाली जितनी भी चीटियाँ हैं वो सारी की सारी इसको घिरे डाल लेंगे। यानी कि ये जो कंडीशन हमें मिली है लगभग ना के बराबर वाली, वो हमें इस पर्टिकुलर चीटी के बाद वाली चीटियों में से ही मिली है। तो ये वो चीटी हो गई जहां से बाकी की सारी चीटियां एक दूसरे के ऊपर लदर पदर होना शुरू हो रही हैं, एक दूसरे को चुपट चुपट के ऊपर चढ़ना शुरू हो रही हैं मिठाई के। ठीक है, तो ये वो चीटी हो गई। तो भैया ये वो पॉइंट हो गए जिसको मैं एन नॉट कह रहा हूं, ये वो पॉइंट हो गए जिसको मैं एन नॉट कह रहा हूं। क्यों, क्योंकि सारे के सारे चीटियां तो एकदम से नहीं चढ़ बैठेंगी जाके ऊपर, कुछ चीटियां दूर से आ रही हैं, कुछ चीटियां यहां से वो पीक पॉइंट आ गया, ये वो पॉइंट आ गया कि इसके आगे वाली जो भी चीटियां हैं वो सारी की सारी पूरी मिठाई के दाने के ऊपर लतर पतर है चुकी हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, आप ध्यान से समझाता हूँ। देखो AN माइनस AM का जो डिफरेंस है वो लगभग ना के बराबर आएगा फॉर ऑल, किसके लिए, N नॉट से बड़ी N और M, N और M N नॉट से बड़े हैं, N और M N नॉट से बड़े यानी कि उसके आगे हैं। N नॉट से आगे वाले, तुम्हें जो N और M यहाँ दिखाए गए हैं वो सारे के सारे इस N नॉट से आगे वाले टर्म्स हैं, इस N नॉट से आगे वाली चीटियाँ हैं। तो N नॉट हमारी ये दीवार है कि इसके आगे वाली चीटियाँ, इसके आगे वाले टर्म्स, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लगभग ना के बराबर होगी। यहाँ वही लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, N इज ग्रेटर देन या इक्वल टू M। इसका मतलब क्या हो गया, हमने अभी देखा है N क्या है, AN क्या है, आगे वाली चीटी, तो इसीलिए यहाँ पर ग्रेटर देन लगा हुआ है।
m क्या है, जस्ट उसके पीछे वाली चीटी, इसलिए m के आगे लेस देन लगा हुआ है। या तो बराबर हो सकता है, या तो तुम एक ही चीटी ले लो कोई सी, या तुम कोई सी दो चीटियां ले लो, एक ही बात है। तो बताओ कितने बच्चों को यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई कि कॉची सीक्वेंस कैसे कहते हैं। कॉची सीक्वेंस इज नथिंग बट, कॉची सीक्वेंस क्या होता है, अगर कोई सीक्वेंस हो तुम्हारी, अगर तुम्हारी कोई सीक्वेंस है, अगर उसकी जो टर्म्स हैं, उसकी जो टर्म्स हो गए हैं, अगर किसी दो टर्म्स के बीच की तुमने अगर दूरी देखी है, किसी निश्चित बिंदु के बाद, किसी निश्चित बिंदु n नोट के बाद कि किसी दो टर्म्स के बीच की दूरी अगर ना के बराबर आ रही है, तो उस सीक्वेंस को भैया हम कॉची सीक्वेंस कह देते हैं। बात खत्म। पल्ले पड़ा के नहीं, पल्ले पड़ गया। अच्छा, अब थोड़ा सा और डीपली जाते हैं। अच्छा जी बता दूं, देखो जी क्या चीज़ है, अरे जी रूप है। देखो मान लो an जी पीछे वाली चीटी हैगी, अब an प्लस पी देखो जहाँ कुछ जुड़े रहा हुआ है ना, तो एब्सोल्युटली ये जो टर्म होगा इसके आगे वाला होगा, क्योंकि ये an था, यहाँ पे an में कुछ जुड़ गया, जस्ट इसके आगे वाले की बात हो रही है। लिखा है यहाँ पे जो p है वो 0 से बड़ा है, चाहे यहाँ में 1 जुड़े चाहे 2 जुड़े, लेकिन 0 नहीं जुड़ेगा। तो यानी कि जैसे ही इसमें कुछ जुड़ेगा तो आगे वाले टर्म की बात हो जाएगी। तो ये आगे वाला टर्म हो गया। बात वही, ये कान को घुमा करके पकड़ लिया है। यहाँ पे an बड़ा था, यहाँ पे an प्लस p बड़ा ही होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ हमने लिख दिया था कि ये बड़ा है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है इसमें p जुड़ रहा है, तो ये आगे वाला टर्म है, इसमें p नहीं जुड़ रहा है, ये पीछे वाला टर्म है। बताओ कितने बच्चों को क्रिस्टल क्लैरिटी आई। और लिखा भी है साफ साफ कि जो n है वो n नोट से आगे है। हमें पता है किसी निश्चित चीटी के बाद की चीटियां ही उस मिठाई के ऊपर लदर पदर हैं, पीछे वाली चीटियां लदर पदर नहीं हैं। इसीलिए ये हमारा बाउंडेशन हो गया, ये बाउंड्री हो गई कि इस n नोट वाली चीटी के आगे वाली सारी की सारी चीटियां इस मिठाई के दाने को कवर अप किए हुए हैं। बोलो कितने बच्चों को क्लैरिटी आ गई, पल्ले पड़ा के नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जो है थोड़ा और डीपली चलते हैं, थोड़ा और डीपली चलते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कन्वर्जेंस के बारे में, लिमिट और लिमिट पॉइंट के बारे में, तो वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा, बस थोड़ी सी हिंट दूंगा आप लोगों को। हमने क्या देखा, हमने देखा ये सीक्वेंस कॉची होने से पहले, ये सीक्वेंस कॉची होने से पहले कन्वर्जेंट थी। अरे भैया जब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी ही नहीं, यानी कि कन्वर्जेंट किसे कहते हैं, जो किसी निश्चित बिंदु की ओर अग्रसर हो। यहाँ सारी की सारी चीटियाँ इस मिठाई के दाने की तरफ, यहाँ ये सारी की सारी चीटियाँ इस मिठाई के दाने की तरफ अग्रसर थीं। यानी कि जो चीटियाँ हैं वो पहले से कन्वर्ज कर रही थी, कहाँ पर, मिठाई के दाने पर। तब ये चीज़ हम देख पाए। अगर यहाँ तुम मिठाई का दाना नहीं रखोगे तो क्या तुम ऐसा कभी देख पाओगे दो चीटियों के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर आ जाए? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। या चींटियाँ का खाने की चीज़ पर लगी हों, या चींटियाँ कोई मरगा हो, कीड़ा मकोड़ा बाकी ऊपर चढ़ बैठी हों, तो ऐसा कब देखा गया हमने तभी ऐसा देखा है जब चींटियाँ किसी चीज़ की ओर अग्रसर होती हैं। चाहे मिठाई का दाना हो, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा मरगा हो, तभी चींटी इकट्ठी होंगी आसपास, अदरवाइज नहीं होंगी। यानी कि कॉची होने के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, कॉची होने के लिए कन्वर्जेंट का होना जरूरी है। जब तक कन्वर्जेंट नहीं होगा, जब तक कोई बिंदु नहीं होगा जिसकी तरफ सारी की सारी चीटियां अग्रसर हैं, तब तक तुम दो चीटियों के बीच की दूरी को लगभग ना के बराबर नहीं कह सकते। तो क्या सीखे, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। अभी आगे बताऊंगा, फीलिंग करवा दी है मैंने। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। पल्ले पड़ा कि नहीं, दिल से फीलिंग आई होगी कि जो जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तुम्हें ये शर्त केवल उसी में मिल पाएगी। जो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी, जो सीक्वेंस जा सीक्वेंस के टर्म्स इधर उधर भागेंगे, किसी एक निश्चित बिंदु की तरफ अप्रोच नहीं करेंगे, तब तक उन दोनों टर्म्स के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर आएगी ही नहीं। प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। चींटियों के लिए तुम कुछ मत रखना, चींटियां चारों तरफ घूमेंगी, तो तुम उन दोनों के बीच की दूरी को लगभग ना के बराबर नहीं कह सकते। जब तक चींटियों को खाना नहीं दिखेगा या कोई ऐसी चीज जब तक नहीं दिखेगी जिससे चींटियां अट्रैक्ट होकर जाएं, तब तक तुम्हें दो चींटियों के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर नहीं मिलेगी। चींटियों के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर तब मिलेगी जब वो खाने की तरफ बढ़ रही हो, जब इन्हें कछु मिलेगा हो, तभी बाकी तरफ लेन लगा के जाती हैं वे, तभी में सीक्वेंस बनते हैं और तभी वे कन्वर्ज कहलाती हैं। तो तभी तुम्हें जिस कंडीशन मिलेगी कि कोई सी दो चींटियों के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर आ जाए। तो फीलिंग करी कि भैया कॉची सीक्वेंस होने के लिए कन्वर्जेंट होना जरूरी है। अभी आगे बताऊंगा इसको मैं, पल्ले पड़े कि नहीं, जब मैं आपको कराऊंगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉची सीक्वेंस, तब मैं आपको बताऊंगा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। इसका उल्टा भी सही होता है, फॉर ओनली रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं। मीटर के स्पेस में जरूरी नहीं है कन्वर्ज नॉट ट्रू, लेकिन रियल नंबर में उल्टा सीधा बराबर होता है। यानी कि कैसे, कि प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होती है और प्रत्येक कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी होती है। उल्टा सीधा एक समान होता है। उल्टा कान घुमा के पकड़ूं,
प्रत्येक कॉची सीक्वेंस का मतलब क्या आएगा, दो टर्म्स के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर। तुमने देखा कि जब कोई सी दो चींटियों के बीच की दूरी ना के बराबर कब मिलेगी, जब पे चींटी जरूर काऊ न काऊ खावे पीवे की चीज की ओर या काऊ चीज की ओर अग्रसर कर रही होंगी। तो कॉची की कंडीशन में कान करके आओ कि अगर कॉची है तो जरूर वो कन्वर्ज कर रही होंगी, अगर वो कन्वर्ज कर रही होंगी तो जरूर वो कॉची होंगी, अगर कॉची है तो कन्वर्ज कर रही होंगी, अगर कन्वर्ज कर रही होंगी तो जरूर वो कॉची होंगी। बोलो हाँ या ना। तो यहां से हम कह पा रहे हैं, क्या कह पा रहे हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस एंड एवरी कॉची सीक्वेंस आल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बोलो पल्ले पड़ा के नहीं, दिल से बबूला उठा, फीलिंग का कि नहीं उठा, मजा आया? अगर मजा आ रहा है ना, अगर मजा आ रहा है मैथमेटिक्स को दिल से फील कर पा रहे हो तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी फटाफट से ज्वाइन कर लो। लिंक तुमको नीचे झुका है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, ठीक है? इस बात में कोई मतभाव नहीं होगा। गर्ल्स वाले गर्ल्स में जाएंगी, बॉयज़ वाले बॉयज़ में जाएंगे। पल्ले पड़ा के नहीं, ठीक है? अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझ लिया हमने, मैथमेटिकली और समझ लेते हैं। लो समझ लो मैथमेटिकली। ये कोई सीक्वेंस मान लिया मैंने an है, इसके टर्म्स आ गए a0 a1 a2 a3 एंड डॉट 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 डॉट। अरे जी मिल गया मुझे a0। अरे भाई जैसे चींटियों के संग बिहेवियर हो रहा था वैसे यहाँ होगा। मान लो ये सारे के सारे टर्म एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, लेकिन a0 एक ऐसा टर्म आया, इस टर्म के बाद आने वाले सारे टर्म्स एक दूसरे के पास होते चले गए, पास होते चले गए। तो ये रहा वो an, आगे वाला टर्म, जस्ट उसके पीछे वाला टर्म am। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा लगभग ना के बराबर, ठीक? तो लिखा हुआ है साफ साफ देखो, am पीछे है तो ऐसे लिख जाएगा, ये am है वो छोटा है काय से, an से। बोलो पल्ले पड़ा के नहीं। अच्छा सर प्रैक्टिकल एग्जांपल होते हैं कि बताओ। लो एग्जांपल दे दिया मैंने कुछ सीक्वेंस ले ली मैंने 1/n। सर आप यही एग्जांपल बार बार क्यों ले लेते हो? क्योंकि मुझे तुम्हें दिल से फीलिंग करवाना है। अगर मैं कुछ कॉम्प्लेक्स सा जटिल सा एग्जांपल ले लूँगा तो तुम्हारे ऊपर से उड़ जाएगा, क्या फ़ायदा? जिस चीज़ से आसानी हो रही समझने में उस चीज़ से समझो चीज़ों को, ठीक है? चलो मैंने एग्जांपल ले लिया 1 1,2 1/3 1/4 1/n सीक्वेंस में ले लिया। इसके अंदर मैं 1 डाला 1 मिला, 2 डाला 1/2 मिला, 3 डाला 1/3 मिला। तो तुम एक चीज़ देखो तो मैं इसे ग्राफिकली समझाता हूँ प्यार से। देखो ग्राफिकली प्यार से देखेंगे इसको, हैं? देखो यहाँ हमें यहाँ एंड सो ऑन, ये 0 है, ध्यान से देखेंगे। 1 डाला 2 डाला 3 डाला 4 डाला 5 डाला एंड सो ऑन, 1000 डाला और करोड़ों लाख करोड़ जितना हो सका हमने उतना डाला। देखो ध्यान से, अब बेसिकली हो क्या रहा है, 1 डाला 1 मिला, 2 डाला 1/2 मिला। 1 और 1/2 के बीच में बहुत फासला है, जैसे चींटियों में हो रहा था। शुरुआती चींटियां हैं वो भी दूर दूर हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एक चींटी के बाद वाली चींटी एक दूसरे के ऊपर लतर पतर हो जाएंगी। सेम यहाँ ऐसा ही होगा, अभी बहुत दूर दूर हैं। फिर 3 डाला 1/3 मिला, थोड़ा पास आया, थोड़ा और पास आया, थोड़ा और पास आया। फिर मैंने डाला 1/1000 1/1000 तो क्या मिलेगा 0.001, 1/1 लाख 0.00001। तो तुम्हें जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो ये टर्म्स एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं चींटियों की तरह से। तो मैंने मान लिया चलो वो टर्म होगी 1000वीं, 1/1000वीं टर्म मेरी ऐसी है जिसके बाद आने वाली सारी की सारी जो टर्म्स हैं कहाँ हैं, वो एक दूसरे के अत्यंत पास पास आ रही हैं। जैसे यहाँ ऐसा हो रहा था, एक चींटी थी यहाँ पे, उसको मैं n0 कह रहा था, तो यहाँ पे n0 का रोल अदा करेगा 1/1000, क्योंकि मैंने देखा जस्ट ओनली एग्जाम्पल के थ्रू। आप लोग कुछ भी मान सकते हो जैसा आपको सहज लगे। इसके बाद की जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे के अत्यंत पास पास आ रही हैं। जैसे ये देख लो यहाँ पे 1/1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख और 1 लाख 1। आगे के जो टर्म्स आएंगे देखो 1/1 लाख और 1/1 लाख 1, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? लगभग ना के बराबर है भैया। 1 लाख और 1 लाख 1 रुपया में क्या डिफरेंस हो? लगभग ना के बराबर। कहाँ 1 लाख, कहाँ 1 ही तो बढ़ती है वहाँ में, 1 लाख 1 बढ़ती है बस। कितना डिफरेंस है? नेक डिफरेंस है। तो इन दोनों टर्म्स के बीच की डिस्टेंस जो है लगभग कैसी है? ना के बराबर है। तो इसको मैं कहूँगा कौन? इसको मैं an बोलूँगा, इसको मैं am बोलूँगा। ये जस्ट इसके पीछे वाला है, ये जस्ट इसके आगे वाला है। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली इन दोनों टर्म्स के जो बीच की डिस्टेंस निकल के आ रही है लगभग ना के बराबर आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस है क्या मेरी कन्वर्ज कर रही है। कहाँ कन्वर्ज कर रही है? 0 पे। और जो कन्वर्जेंट है तो कैसी हुई? ये कॉची है। क्यों? इन दोनों टर्म्स के बीच की डिस्टेंस लगभग ना के बराबर है, इसीलिए कॉची है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे नज़दीकियाँ बढ़ी, वैसे वैसे नज़दीकियाँ बढ़ी और नज़दीकियाँ और बढ़ गई और बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते नज़दीकियाँ पहुँच गई 0 पे। बढ़ते बढ़ते नज़दीकियाँ कहाँ पहुँच गई?
जीरो पर पहुंच गई। तो हमने क्या देखा, ये सीक्वेंस कहाँ जा रही है भगती हुई, ये सीक्वेंस जीरो की तरफ भगते हुए जा रही है। तो सीक्वेंस जीरो पर कन्वर्ज कर रही है, और अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो ये कौची होगी, और कौची तुम्हें देखना आना चाहिए। मैंने देख लिया कौची कैसे है। यहाँ देखो, इस निश्चित टर्म के बाद, 1000वीं टर्म के बाद, इसको मैं एन नॉट कह रहा हूँ, इस निश्चित चीटियों के टर्म, इस निश्चित चीटी के बाद सारी की सारी चीटियाँ बहुत एक दूसरे के पास पास आ गई, सारी की सारी चीनी के दाने को कवर अप कर रही हैं सिमिलरली। और नज़दीक नज़दीक आना ये काय की घटना है भैया, ये घटना होती है किसकी, सीक्वेंस के कौची होने की। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ प्रैक्टिकली फील करा रहा हूँ। इसी बात को अब हम प्रूफ करेंगे कौची जनरल प्रिंसिपल में। जो कौची जनरल प्रिंसिपल है, मैं यही बताएगा कि जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है वो सीक्वेंस कौची होती है, और जो सीक्वेंस कौची होती है वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। बोलो पल्ले पड़ा के नहीं। मैं आशा करता हूं मैं पूरी तरह से आप सभी लोगों को कौची सीक्वेंस समझाने में सफल रहा, प्रैक्टिकली दिल से फील करवा दिया कि कौची सीक्वेंस असल में होता क्या है, काय से कहते हैं, एन नॉट क्या है, ये सब क्या है। आई थिंक मैं सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बखूबी तरह से मैं क्लियर करवा चुका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के ढंग से समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मुझसे कभी भी दिन दहाड़े रात में कभी भी कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। 24 आवर फ्री सर्विस अवेलेबल है। व्हाट्सएप ग्रुप भैया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। इस बात में बेईमानी ना करें, अपने अपने ग्रुप में जाए, वरना एडमिन द्वारा वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि मैं जो करा रहा हूँ आपको पल्ले पड़ रही है कहानी, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो फटाफट से जल्दी से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। उस व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। आइए बढ़ते हैं फटाफट से कौची जनरल प्रिंसिपल की ओर। उसकी दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको फटाफट से प्रूव करते हैं, देखिएगा। करते हैं कौची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के बारे में। जस्ट मैंने अभी आपको बता ही दिया क्या होता है कि जो सीक्वेंस भैया कन्वर्जेंट होती है उसी सीक्वेंस से कौची कहते हैं, और जो सीक्वेंस कौची होती है भैया वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। यहाँ पर ये जो तीर लगा है दोनों तरफ इंप्लाई कर रहा है कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, बात खत्म। अगर ऐसे पढ़ोगे जा चीज़ें तुम कि अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इट इज़ अ कौची सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कौची कहलाती है, ये वाली शर्त कहलाती है भैया नेसेसरी कंडीशन, कि ऐसा तो होगा ही होगा। दूसरी बात, ऐसे से ऐसे आओ तो इट इज अ कौची सीक्वेंस, यानी कि अगर कोई सीक्वेंस कौची है तो भैया वो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। ये जो शर्त कहलाती है ये कहलाती है मेरी सफिशिएंट कंडीशन। लेकिन मैं फिर से कह देना चाह रहा हूँ, कुछ बच्चे ज़्यादा दिमाग चलाएंगे, आपके लेवल पे इतना काफ़ी है। ये ओनली हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर की सीक्वेंस में ऐसा होता है कि जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है वो कौची होती है, और जो सीक्वेंस कौची होती है वो कन्वर्जेंट होती है। लेकिन मीट्रिक स्पेस के अंदर कुछ पता नहीं है। तो फिर से क्लियर कर दूं कि ऐसा ही वीडियो को जज ना करें कि गलत नहीं बता रहा हूं मैं, आपके लेवल के हिसाब से, आपके जो सिलेबस में उस हिसाब से बता रहा हूं। हम ओनली पढ़ रहे हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में उल्टा सीधा एक समान होता है, मीट्रिक स्पेस की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो इसी बात को प्रूफ करेंगे। तो बात को प्रूफ कैसे करेंगे, हम तो पता ही है, अभी हमने सीखा है, प्रैक्टिकली फील किया है, बस उसी चीज को मैथमेटिक्स के लहजे में लिखना है। हमें कुछ तर्क पे तर्क रखेंगे, थ्योरम्स लगा लगा के तर्क पे तर्क देंगे। हम इस लाइन को लेकर के चलेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और हमें कौची वाली कंडीशन तक पहुंचना है। पहले बता दिया मैंने आप लोगों को, हम लेके चलेंगे इस वाली लाइन को, हमें पहुंचना है कौची वाली कंडीशन तक, क्योंकि हमें दिखाना है यहाँ पे क्या, हम पहले प्रूफ कर रहे हैं नेसेसरी कंडीशन को। पेपर में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मैं डबल स्टार दूंगा। बीएससी में बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या है जनरल प्रिंसिपल, उसको प्रूफ करो। अगर पेपर में आ गया तो पहले आप डेफिनेशन देकर के आओगे किसकी, कौची सीक्वेंस की, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद प्रूफ चालू करोगे, ठीक। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो पहले मैं इस लाइन से यहां तक पहुंच रहा हूं। तो अभी हम पे क्या है, अभी हम पे ये है कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट। तो लिखेंगे यहां पे गिवन दैट सीक्वेंस, हम लोग सीक्वेंस ले ली यहाँ पे an इज कन्वर्जेंट। हम अभी लेकर के चल रहे हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है भैया वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। अच्छा, आप देखना मैं तर्क पे तर्क रखूंगा। दूसरा मेरा यहाँ पे मैं रखने जा रहा हूँ अपना तर्क। हम अभी पढ़ के आए थे पुराने वीडियो में कि भैया जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, हम अभी पढ़ के आए हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब कहते हैं हम, ये चीटियां हैं, ये चीटियां भैया कन्वर्ज कहाँ पे कर रही हैं, चीनी के दाने की तरफ। ये चीटियां चीनी के दाने की तरफ जा रही हैं, तभी तो तुमने बोला कि ये चीटियां कन्वर्ज कर रही हैं। तो कन्वर्ज करने के लिए किसी लिमिट का होना जरूरी है। तो ये रखा मैंने पहला तर्क यहाँ पे। क्या रखा मेरा पहला तर्क, मेरा पहला तर्क यहाँ पे ये रहा कि कन्वर्जेंट होने के लिए लिमिट पॉइंट का होना जरूरी है। तो लिखूंगा यहाँ पे मैं, चूंकि क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, क्या लिखूंगा मैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस
एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट। प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास एक लिमिट होती है भैया, तभी तो कन्वर्जेंट है वो। कन्वर्ज काउ ना काउ चीज की तरफ भी तो कन्वर्ज होगी वो, तो बस चीज तो लिमिट बोलते हैं। हमने तुम्हें अच्छी तरीके से फीलिंग करवाई दी, काय के लिए टेंशन लेना है, तो लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। आता तर्क रखा मैंने, पहला तर्क मैंने रख दिया। अच्छा तर्क रख दिया है तो भैया इसकी परिभाषा लगा दो। परिभाषा क्या होती है कन्वर्जेंट होने के लिए? ये होती है परिभाषा, क्या होती है बोलो, an माइनस एल, सही है, लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा चूंकि हमें पहुंचना है कॉची की डेफिनेशन तक। कॉची में क्या होता है, देखो एप्सिलॉन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एप्सिलॉन जो होती है भैया लगभग ना के बराबर की दूरी होती है, लगभग ना के बराबर की दूरी। तो हमें इसको लेके जाना है कॉची वाली शर्त तक। तो कॉची वाली शर्त क्या थी मेरी, ये थी an प्लस पी माइनस का an लेस देन एप्सिलॉन। यही मैंने एप्सिलॉन ले लिया। हमें एप्सिलॉन यहाँ पे लेस देन दिखाना है। देखो हालांकि कुछ नहीं है, काफ़ी सारे ऑथर्स ने यहाँ एप्सिलॉन लिया है, काफ़ी सारे ऑथर्स ने यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 लिया है, लेकिन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग बता दूं मैं आप लोगों को, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बाई 2 दोनों एक ही चीज़ हैं। जेव दूरी लगभग ना के बराबर है, जेव दूरी लगभग ना के बराबर, तो यहाँ तुम चाहे एप्सिलॉन बाई 2 ले लो चाहे तुम एप्सिलॉन ले लो, सब चीज़ सही है, बस करने का तरीका सही होना चाहिए, तो और बिल्कुल तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। तो मैं यहाँ पे जानबूझ करके एप्सिलॉन बाई 2 ले रहा हूँ, केवल और केवल आपके बुक की ऑथर के लहजे से अपने वाले इस प्रूफ को मैचिंग कराने के लिए। वरना यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, वरना कुछ लोग आके बोलेंगे सर गलत करा रहे हो। अरे नहीं गलत करा रहे हैं, यहाँ तुम चाहे एप्सिलॉन ले लो चाहे तुम एप्सिलॉन बाई 2 ले लो, दोनों का मतलब यही है कि लगभग ना के बराबर दूरी है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट भी रहना चाहिए यहाँ पर, ध्यान रखना। तो चलो मैंने यहाँ पर लगा दिया एप्सिलॉन बाई 2, ढंग से लगा देते हैं इसको, ये लग गया। यहाँ पे एक शर्त और होती है, क्या है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नॉट। इज दैट क्लियर? ये क्या चीज है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो एकदम से कन्वर्ज नहीं करती किसी लिमिट की तरफ, कुछ टर्म के बाद के टर्म्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने लिखा है, चीटियां हैं, इतने सारे टर्म पीछे छूट गए, यहाँ के बाद वाले टर्म इस मिठाई के दाने के ऊपर चुपट पड़े, तो ये मेरा n नॉट हो गया ना। बाकी के सारे टर्म्स को मैं n कह रहा हूं, तो वही लिखा हुआ है मैंने कि an माइनस एल, यानी कि इन सभी चीटियां और उस लिमिट के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर हो गई। ये मैं आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूं, तो दोबारा नहीं बताऊंगा। जो लोग मेरे वीडियो नया देख रहे हैं कृपया करके पुराना वीडियो देख लें, ठीक है। इसको मान रहा हूं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब मैं यहां पर एक तर्क और रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं ध्यान से देखना। अगर an माइनस एल मेरा लगभग ना के बराबर है, ध्यान से देखना, an मान लो, मैं इसको कह दे रहा हूँ, ये मेरा हो गया, मान लेते हैं ये मेरा, ये चीटियाँ हैं, ये मेरी पीछे वाली चीटी है, इसको मैं an कह रहा हूँ। जस्ट इसके आगे वाली चीटी यानी कि ये, इसको मैं कह रहा हूँ an प्लस पी। फीलिंग करना ध्यान से। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं an प्लस पी माइनस एल। ध्यान से देखो, अगर मेरा an, देखो ऐसे दिखाता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे मान लो ये कोई लिमिट पॉइंट है, ये मेरा an है, ये मेरा an प्लस पी है। जाहिर सी बात है भैया कि an है तो an प्लस पी, इसमें कुछ जुड़ रहा है तो जरूर इसके आगे वाले टर्म की बात हो रही है। अगर ये जो दूरी है मेरी, ये लगभग ना के बराबर है, तो इसके आगे वाले टर्म की यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो लगभग ना के बराबर ही होगी। लगभग ना के बराबर मान सकते हैं, क्या मानोगे? दो चीटियाँ बिल्कुल पास पास हैं, जब पीछे वाली चीटी की दूरी लगभग ना के बराबर है तो आगे वाली चीटी की भी दूरी लगभग ना के बराबर होगी। तो इसीलिए मैंने जानबूझ करके यहाँ पे एक टर्म आगे बढ़ाया और माइनस एल लगाया, यानी कि सेम टू सेम मैंने कन्वर्जेंस की परिभाषा लगा दी यहाँ पे। ये भी किसके बराबर होगा? लेस देन। तो भैया उसके आगे वाले टर्म की उस पॉइंट से दूरी भी लगभग ना के बराबर होगी। तो कर देते हैं एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नॉट। इसको मानता हूं मैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो हम पहुंच रहे हैं, यहाँ तक पहुँचेंगे, फीलिंग आ चुकी होगी मैंने ऐसे 2 बार क्यों लिखा है ये, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो मैं 2 टर्म्स को लेकर के चलूंगा। कौची सीक्वेंस क्या होती है? 2 टर्म्स के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ तक तो मैंने अभी एक ही टर्म लिया है, मैंने यहाँ पर दूसरी बार में इसके आगे वाला टर्म भी घुसा दिया मैंने, इसके जस्ट अगला टर्म an प्लस पी। यही तो दिखाना है मुझे कि इन दोनों टर्म्स के बीच का डिस्टेंस लगभग ना के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे ये चीज इसके बराबर लेके आनी है कि लेस देन एप्सिलॉन है ये, तो मैं इस चीज को लेके चल रहा हूं। देखो ध्यान से, मैं दिखा रहा हूं, अभी बताऊंगा ऐसा क्या हो रहा है। देखो मैं लेके चला an प्लस पी माइनस an को, ठीक है, बराबर लगा दिया मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर l को जोड़ दिया, मैंने l को घटा दिया। ध्यान से देखेंगे an प्लस पी माइनस an माइनस l और प्लस l, ठीक। मैं ये मुझे लेके आना है कि ये पूरा लेस देन एप्सिलॉन होता है मैथमेटिकली एकदम सही तरीका से। तो वही मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, ध्यान से देखेंगे इसको, आगे बढ़े।
अब मैंने क्या किया, मैंने माइनस वाले प्लस कर लिए, मैंने क्या किया, दोनों के पास एक एक एल भेज दिया। देखो ऐसा करके ए एन प्लस पी माइनस एल, ठीक, ब्रैकेट लगाया। अब देखो यहाँ पे ए एन और प्लस एल है, तो शकल मैच कराने के लिए यहाँ पे सब में माइनस एल चल रहा है, तो मैं इसमें से और इसमें से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, जिससे मुझे ए एन माइनस एल मिल जाए। काफ़ी बच्चे फील कर रहे होंगे कि इन दोनों समीकरण से छिड़खानी करेंगे अभी हम। देखो बच्चे पहले समझ जाते हैं क्या होने वाला है, ए एन माइनस एल। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट क्या वीडियो में दिखाई दे रहा है? एक बार देख लूँ मैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, इसको रेस कर दो, उसका ज़्यादा काम नहीं है, अब इसको रेस कर देते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे मोड आ चुका है, मोड के अंदर सामान है। हम पे एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, हम पे एक प्रॉपर्टी होती है क्या, अगर मोड में लिखा हुआ ए प्लस बी है तो मोड क्या करता है, मोड जैसे ही इनके ऊपर अलग अलग टूटेगा, मोड ऐसे टूटेगा, मोड ऐसे टूटेगा, तो ये बराबर का निशान है, इसको इक्वलिटी बोलती है भैया, ये चेंज हो जाती है इनइक्वलिटी में, ऐसा करके चेंज हो जाती है ये प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे। मैंने कहा कि तर्क पे तर्क लगाएंगे, दूसरा तर्क ये आ गया मेरे पास, ठीक है, लगाया मैंने ये वाला तर्क, तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, ए एन प्लस पी माइनस का ए एन बराबर, हम पे ये पूरा बक्सा है, इसको ब्रेक करेंगे अलग अलग, तो अलग अलग ब्रेक करो, इसको क्या बनेगा, देखो ब्रेक करेंगे तो इक्वलिटी नहीं आएगी, यहाँ पे इनइक्वलिटी आएगी। तो मैं यहाँ पे लेस देन लगाऊं या इक्वल टू लगाऊं, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, ये दोनों लगा लो। मुझे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी मैच करानी है, यहाँ ओनली लेस देन होता है, यहाँ इक्वल टू नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू नहीं लूंगा, ओनली मैं लेस देन वाला निशान लूंगा। सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। चलो ए एन प्लस पी माइनस एल ले लो, ए एन प्लस पी माइनस एल, ठीक है। अब यहाँ मोड टूटेगा तो यहाँ माइनस है, मोड माइनस को प्लस कर देता है, यहाँ प्लस आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, ए एन माइनस एल। बोलो फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, इज दैट क्लियर? अच्छा बस अपना आंसर आने वाला है। अब देखो भैया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 खत्म। देखो ए एन प्लस पी माइनस एल का वैल्यू कितना है, ये रहा लेस देन एप्सिलॉन, ए एन प्लस पी का, सॉरी ये रहा लेस देन एप्सिलॉन, ए एन वाले का लेस देन एप्सिलॉन, दोनों को रख देंगे। देखो अभी आंसर अपना आता है, तो रखेंगे यहाँ पे, मैं क्या आएगा, देखो ये आएगा मेरा ए एन प्लस पी माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। अब बच्चे समझ चुके होंगे कि मैंने एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया था, फॉर योर बुक से मैचिंग। जब एप्सिलॉन बाई 2 आधा आधा जुड़ेगा तो पूरा बन जाएगा। फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। तो क्या आएगा, ए एन प्लस पी माइनस ए एन लेस देन क्या, एप्सिलॉन, खत्म कहानी। और लिख देंगे यहाँ पे क्या, कि फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। बोलो हाँ या ना, पल्ले पड़ा के नहीं, मजा आ रहा है। और P इज ग्रेटर देन 0। बोलो क्या यही मेरी कौची होने की शर्त होती है? हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि कौची होने के लिए, देख रहे हो, हम नेसेसरी वाले इस वाले पद को पकड़ के बैठे थे, तर्क पे तर्क दे दे के हम इस परिभाषा तक पहुंच गए। बस यही तो करना होता है मैथमेटिक्स में, तर्क पे तर्क दो और अपने उत्तर तक पहुंच जाओ, खत्म कहानी। लिख देंगे यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ, है कहाँ से इरेज करूँ इसको मैं, चलो इतना इरेज कर देते हैं, चलो इसका कोई काम नहीं है। ये लिख देते हैं यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हैंस सीक्वेंस ए एन इज अ कॉची सीक्वेंस। बोलो SEQUENCE। बताओ कितने बच्चों को यहां तक फुल HD अल्ट्रा 1080p 60 FPS में क्लैरिटी आ रही है? कोई दिक्कत यहां तक? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को नेसेसरी कंडीशन वाला जो तर्क है, मेरा जो प्रूफ करने का जो तरीका है, आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पल्ले पड़ चुका होगा। तर्क पे तर्क दे करके ऐसे ही रटना कुछ नहीं है, यहाँ कुछ रटने पड़ा, हमें कुछ नहीं रटना पड़ा, तो बुद्धि का काम है। हम कन्वर्जेंट तक कैसे करके कौची पे पहुंचे, तो मैंने सारे हथकंडे अपना लिए, सारे के सारे तर्क लगा दिए, यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ पे आप एप्सिलॉन भी ले सकते हो, फिर से कह रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर भी ले सकते हो, जुड़ करके यहाँ पे 2 एप्सिलॉन भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी बुक से मैचिंग कराने के लिए, क्योंकि मतलब वही है, सही कर रहे हो तुम बिल्कुल अगर, तो एप्सिलॉन तक कुछ भी ले लो, ये आर्बिट्ररी होता है। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है, स्वेच्छ अचर, अपनी स्वेच्छा से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन फॉर योर बुक से मैचिंग मैंने जानबूझ करके ये एप्सिलॉन बाई 2 लिया है, किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? तो आई थिंक आप सही लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मतलब अब हम प्रूव करेंगे सफिशिएंट से नेसेसरी कंडीशन, यहां से यहां पहुंचेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, देखिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन के प्रूफ के बारे में। सफिशिएंट कंडीशन क्या थी? पहले हम कन्वर्जेंट लेकर के चले थे और कौची तक पहुंचे थे, अब हम कौची लेके चलेंगे और कन्वर्जेंट तक पहुंचेंगे। तर्क संगत बातें होंगी, तर्क पर तर्क पेश करेंगे। और मैथमेटिक्स का बच्चा यही तो जानता है तर्क कैसे देना है। मैथमेटिक्स आपकी बुद्धि को तीव्र करता है, और तर्क से लड़ाई करने में सहायता करता है, ठीक है। चलिए
तो अब हम लेकर के चलेंगे यहाँ पे क्या, गिवन दैट, ध्यान से, गिवन दैट सीक्वेंस AN is a Cauchy sequence, is a Cauchy sequence। चलो इतना हम पे है। तो ये रहा मेरी तरफ से पहला तर्क। पहला तर्क क्या रहा? पहला तर्क ये रहा, एक छोटी सी थ्योरम होती है, क्या होती है कि भैया जो सीक्वेंस कॉची होती है वो सीक्वेंस बाउंडेड होती है। इस बात को याद रखेंगे, लिखेंगे क्या, एवरी कॉची सीक्वेंस, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक, इंपोर्टेंट बात लिखी मैंने यहाँ पे, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। प्रत्येक कॉची सीक्वेंस भैया कैसी होती है, बाउंडेड होती है। ये एक छोटी सी थ्योरम होती है, एक छोटा सा प्रूफ होता है। अभी और अच्छे से बता दूंगा ये बाउंडेड मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि अभी अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो तुम्हारा दिमाग फिर कोलैप्स कर जाएगा। तो मैं जो चीज़ हम प्रूफ करके ला रहे हैं, अगर मैं उसी की सहायता से तुम्हें सारी बातें लिखा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले हम उसको लिखेंगे, फिर उस बात तक पहुंचेंगे कन्वर्जेंट तक कॉची से। ठीक है, तो अभी केवल समझते जाओ कि एवरी कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होती है। ठीक है, उसके बाद ये रहा दूसरा तर्क। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इस सीक्वेंस को बाउंडेड कह दे रहे हैं, पहले लिख लो यहाँ पे, हैं क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हैंस सीक्वेंस AN इज बाउंडेड। चलो अब बात आ रही है अगला तर्क पेश करने की। अगला तर्क क्या है कि प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस के पास, ध्यान से सुनेंगे, प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस के पास कम से कम एक सब सीक्वेंस होती है जो कन्वर्जेंट होती है। अभी बताऊंगा सारी चीजें, पहले लिख लो यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ convergent subsequence। ये बात मैंने कैसे लिख दी कि प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक ना एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती ही होती है। देखो अब समझाऊंगा तुम्हें ध्यान से। मान लो मैंने कोई सीक्वेंस ले ली, -1 की पावर है, ये कैसे खुलेगी, -1 1 -1 1 -1 1, ऐसी चलती जाएगी। तो बोलो क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? नहीं है कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि इसका कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ जा रही है, कभी -1 कभी +1 कभी -1 कभी +1, चलती जा रही है भैया। तो ये सीक्वेंस मेरी कन्वर्जेंट नहीं है। क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है? हाँ बिल्कुल है। इसकी लोअर बाउंड है -1, कम से कम वैल्यू -1 है, ज़्यादा से ज़्यादा इस सीक्वेंस की औकात +1 है। तो ये -1 और 1 के बीच में बाउंड हो रही है सीक्वेंस, तो बाउंडेड है। यहाँ पर ध्यान रखना, इस लाइन में, ये बहुत बड़ी लाइन में लिखी है, इस लाइन के अंदर कहीं पर भी कन्वर्जेंट की बात नहीं है ये सीक्वेंस के, ओनली सीक्वेंस के बाउंडेड होने की बात लिखी है यहाँ पे कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो देखो मैंने नहीं वाला ही केस लिया है, क्योंकि हो सकती तो तुम हाल पता लगा लोगे कि इसकी सब सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट होगी। मैंने उल्टा सोचा, मैंने यहाँ पे लिया काउंटर एग्जाम्पल कि बाउंडेड की बात कर रहा है तो हम केवल बाउंडेड ही लेंगे, हम कन्वर्जेंट नहीं लेंगे। तो क्या उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी? अरे बिल्कुल होगी। सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सब सीक्वेंस का मतलब होता है छोटा बच्चा, उसी का एक टुकड़ा। जैसे कि पापा और तुम, तो पापा तुम्हारे सीक्वेंस है और तुम उनके बच्चे हो, तुम उनके सब सीक्वेंस हो, तुम उन्हीं से निकल के बने हो, तुम उन्हीं के छोटे अंश हो, उन्हीं के टुकड़े हो। तो मैंने क्या किया, मैं इसी में, इसके अंदर देखो 2 सीक्वेंस मैच कर रही है। कौन कौन सी? -1 -1 -1 -1। एक कौन सी? 1 1 1 1 1। ये 2 टुकड़ों से मिलकर बनी है, तो मैंने इसका एक टुकड़ा अलग कर लिया। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? -1 -1 -1 -1 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखना, ये सीक्वेंस मेरी बाउंडेड तो थी लेकिन कन्वर्जेंट नहीं थी। मैंने क्या किया, सीक्वेंस को तोड़ करके इसके अंदर से कुछ टर्म्स बाहर निकाल लिए, यानी कि एक तरह से इसी से मिलके बना होगा ये, यानी कि एक तरह से मैंने इसका बच्चा बाहर ले लिया। मैंने क्या किया, इसी सीक्वेंस के टर्म्स में से कुछ टर्म्स यहाँ ले लिया, उनकी सीक्वेंस मैंने निकाल ली यहाँ पे। तो देखो ये जो सीक्वेंस इसी में से निकल के बनी है, क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? अरे बिल्कुल है। क्यों? देखो ईच एंड एवरी टर्म -1 -1 -1 ये सीक्वेंस -1 की ओर जा रही है, सीक्वेंस -1 पर कन्वर्ज कर रही है। तो हम क्या सीखे, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है मैंने यहाँ पे कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। इस बात को हम यहाँ से अच्छे से देख पा रहे हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो चाहे न हो, लेकिन अगर वो बाउंडेड है तो उसका जो टुकड़ा आएगा वो टुकड़ा हमेशा कन्वर्जेंट होगा। बोलो हाँ या ना? पल्ले पड़ी कहानी के नहीं पड़ी? अच्छा देखो हमने अभी सीखा है 1/n। 1/n कहाँ से शुरू हो रही थी? 1 से, अंतिम कहाँ जा रही थी? 0 पे। तो इसकी अपर बाउंड क्या होगी? 1, लोअर बाउंड क्या होगी? 0।
ये सीक्वेंस कॉची थी कि नहीं थी? तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। प्रत्येक कॉची सीक्वेंस हमारी कैसी होती है? बाउंडेड होती है। बस ज़्यादा मत सोचना इसके बारे में, अभी यहीं तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ा कि नहीं कि प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है। अब मैं एक और लाइन लिखूँ यहाँ पे तर्क संगत, मैं एक और तर्क देने जा रहा हूँ यहाँ पे, अब देखना ध्यान से। हमने अभी भी सीखा है कि जो सीक्वेंस भैया कन्वर्जेंट होती है उसका कोई ना कोई तो लिमिट पॉइंट होता ही होता है। जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट करती है, अभी हमने सीखा है कि नहीं सीखा है? अभी हमने क्या सीखा है कि जो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है या कन्वर्जेंट होती है उसके पास लिमिट पॉइंट तो होता ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैंने क्या किया, मैंने इसका सब सीक्वेंस निकाल लिया, उस सब सीक्वेंस का नाम दिया मैंने, इसका तो an है, इसका नाम कुछ अलग दे देते हैं। क्या दे देते हैं? यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे हैंस सीक्वेंस ANK। इसको मैं अलग नाम से संबोधित कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका बच्चा है, तो ANK में नाम दे दे, कुछ भी दे सकते हैं। इज कन्वर्जेंट। अच्छा जी, कन्वर्जेंट तो हो गई है। अगर कन्वर्जेंट हो गई है तो उसके पास लिमिट भी होगी कुछ ना कुछ, तो लिखेंगे यहाँ पे अगला तर्क पेश कर रहा हूँ आपके सामने। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अरे छोड़ो यहाँ सब सीक्वेंस लिखिए, लो सब सीक्वेंस लिखो तुमने, डाउट मर रहा होगा चीज़ के चक्कर में। एवरी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट। चलो तुमने तर्क दे दिया है, लिमिट है इसके पास, तो लिमिट दिखाया तो दिया कि ये जो लिमिट मान लेते हैं। चलो या मान लेते हैं यहाँ पे क्या कि हैंस सीक्वेंस ANK कन्वर्ज टू लिमिट L। मैंने मान लिया कि ये जो सीक्वेंस है ये लिमिट L पे कन्वर्ज कर रही है। अब देखना ध्यान से, यहीं से पासा पलटने वाला है, यहीं से पासा पलटने वाला है। अब मैं यहाँ पे एक तर्क और देने जा रहा हूँ, अंतिम तर्क होगा मेरा, सोई अपने हम अंतिम पड़ाव पर पहुँच रहे हैं। देखो एक तर्क और देने जा रहा हूँ। हमें पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस है, ये छोटी सब सीक्वेंस आई है, ये किसी लिमिट की तरफ L पर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी लगेगी, क्या? ध्यान से देखना। अगर कोई सब सीक्वेंस, अगर किसी सीक्वेंस की कोई सब सीक्वेंस किसी पॉइंट L पर कन्वर्ज कर रही है तो वो सीक्वेंस भी उसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। कॉची की बात कर रहा हूं। अगर किसी कॉची सीक्वेंस की कोई सब सीक्वेंस, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी कॉची सीक्वेंस की कोई सब सीक्वेंस किसी पॉइंट L की तरफ जा रही है तो वो खुद ब खुद भी, वो सीक्वेंस भी उसी पॉइंट L पर जाएगी। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? अब काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, नहीं हैंगे जाएंगे हाल कि जा एग्जाम्पल को ज़्यादा रिलेट कर भी लग जाएंगे। क्या कहेंगे वे कि देखो यहाँ पे सर आपने बताया कि ये हम पे एक सीक्वेंस है, ये जो कहा है इसकी सब सीक्वेंस -1 पर कन्वर्ज कर रही है, लेकिन ये खुद सीक्वेंस तो करना रही कन्वर्ज, फिर तुमने ये लाइन लिखी कैसे? मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, ये जो बात मैंने बोली है ये ओनली फॉर कॉची सीक्वेंस के लिए है। क्या बोला मैंने? किसी कॉची सीक्वेंस के लिए बता रहा हूँ, किसी कॉची सीक्वेंस की कोई सब सीक्वेंस अगर किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है तभी वो सीक्वेंस करेगी। क्या ये सीक्वेंस कॉची है? ये सीक्वेंस कॉची है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉची होने के लिए कन्वर्जेंट का होना जरूरी है। अभी बाद में बताऊंगा, अगर तुम अभी तो यहाँ दिमाग लगा उठोगे। ये मैंने जस्ट ओनली ये एग्जांपल मैंने इस वाली लाइन के लिए लिया है। ये एग्जांपल जो मैं अगली लाइन लिखूंगा इसके लिए सही है ही नहीं है, क्योंकि अगली लाइन में लिखने वाला हूं कि प्रत्येक कॉची सीक्वेंस का सब सीक्वेंस जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करता है वो कॉची सीक्वेंस भी उसी पॉइंट पर कन्वर्ज करती है। लेकिन ये सीक्वेंस मेरा ये जो एग्जाम्पल लिया है ये कॉची है ही नहीं है, तो ये अगले तर्क पे ये मत जोड़ने लग जाना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो लिखते हैं यहाँ पे, इफ अ सब सीक्वेंस of a Cauchy sequence, if a subsequence of a Cauchy sequence is converges to a limit लिखो ऐसा करके, converge to a limit L, then अब यहां लिखूंगा ऊपर, then the sequence also converge to the same limit L। बताओ अंतिम तर्क कितने बच्चों के समझ में आया? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि अगर किसी सब सीक्वेंस है किसी कॉची सीक्वेंस की, अगर वो किसी लिमिट L पर कन्वर्ज कर रही है भैया, तो वो जो सीक्वेंस होगी वो भी सेम लिमिट पर कन्वर्ज करेगी। ये परिभाषा होती है किसकी?
ये शर्त होती है, एक थ्योरम होती है भैया। क्या होती है कि अगर कोई कॉची सीक्वेंस है, अगर उसकी कोई सब सीक्वेंस किसी लिमिट एल पे कन्वर्ज कर रही है तो वो सीक्वेंस खुद भी उसी लिमिट पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब इस लाइन का इस एग्जांपल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं ये बात हो रही है किसी सब सीक्वेंस की जो किसी कॉची सीक्वेंस का होगा, क्योंकि हम लेके क्या चले हैं, हम कॉची लेके चले हैं। ये सीक्वेंस कॉची कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, ये सीक्वेंस कॉची यही नहीं है, तो ये एग्जाम्पल केवल यहीं तक सीमित था। फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे सोचने लग जाते हैं, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो लोग पहुँच तो गए भाई, टीम पे हम पहुँच तो गए कि जो सब सीक्वेंस आई है वो काय पे कन्वर्ट कर रही है, एल पे। तो ये है काय की, ये इस कॉची सीक्वेंस की है, तो ये कॉची सीक्वेंस भी इसी लिमिट एल पे कन्वर्ज करेगी। लिखेंगे यहाँ पे, खत्म। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैंस सीक्वेंस ए एन इज ऑल्सो कन्वर्ज टू द सेम लिमिट पॉइंट। तो सीक्वेंस हैगा जेव कहाँ कन्वर्ज करेगी, सेम लिमिट पॉइंट, यहाँ लिख दो एल पर कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट हो गई। देख रहे हो, हम कॉची लेके चले थे और तर्क दे दे के हम कन्वर्जेंट तक पहुंच गए। इससे पहले हम कन्वर्जेंट लेके चले थे और तर्क दे दे के कॉची तक पहुंच गए। यही तो है मैथमेटिक्स में, और कुछ नहीं है। कान को ऐसे ऐसे करके पकड़ना है बस, लेकिन तो पर लिखना आना चाहिए बाकायदा। ठीक है, तो लिखने जा रहा हूँ लास्ट लाइन, तो लिखेंगे यहाँ पे, हैंस सीक्वेंस ए एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। चाहो तो लिख दो यहाँ पे एक और चीज, अंतिम परिभाषा लिख दो यहाँ पे। क्या लिखोगे कि ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, खत्म कहानी। हैंस प्रूव्ड। बताइए कितने बच्चों को, कितने स्टूडेंट्स को ये पूरा टॉपिक दिल से प्रैक्टिकली फील हुआ है? कुछ भी रटाया नहीं है मैंने, कुछ भी सिखाया है, कुछ भी रटाया नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा बताया नहीं है, बस तर्क पे बात चली है। तर्क दे दे के हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लेके चले थे कॉची, अब पहुँच गए कहाँ, कन्वर्जेंट तक पहुँच गए। इससे पहले हम लेके चले थे कन्वर्जेंट तक, पहुँच गए कॉची तक। तो मैंने, जब मैं पढ़ता था तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता था भैया टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, बस अंग्रेजी लिखा देते थे, बस इसका मतलब कोई मुझे बताता ही नहीं था। तो फिर मैंने थोड़ा सा गहन अध्ययन किया, इन चीज़ों की हिंदी करी, इनका मतलब समझा, इनको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट किया, तब आपके सामने पेश किया। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मैं समझा पाने में सफल रहा हूँगा। मेरा छोटा मोटा प्रयास है, आप लोगों को दिल से पसंद आया होगा। तो फटाफट से इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं, अब सवाल करेंगे, सवालों की बमबारी की तरफ। चलिए फटाफट से देखिएगा। देखिए भैया, आइए बढ़ते हैं फटाफट से दो प्यारे प्यारे सवाल की तरफ। पेपर में ऐसा सवाल पक्का बनेगा कि सो दैट करिए, यानी कि दिखाइए कि जो सीक्वेंस दे रखी है 1/n फॉर ऑल एन हमारी नेचुरल नंबर बिलोंग करती है, ये सीक्वेंस कौची है। बहुत सिंपल बात है, खत्म हो गया। कैसे करेंगे इसको, करने का मेथड समझ लेना। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले गिवन दैट सीक्वेंस ए एन बराबर क्या दे रखी है हमको, 1/n। अब हमको ये कन्वर्जेंट प्रूव करनी है, अब हमको ये कॉची प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन क्या कहती है इसकी डेफिनेशन, ये कहती है कि ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमें लेके आना है। हमारा केवल मतलब ये होगा कि ए एन माइनस ए एम लेके चलेंगे, हमें दिखाना है कि लेस देन एप्सिलॉन है ये। तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि हमें यही लेके आना है। ठीक है, चलो काम करते हैं इसके ऊपर। तो मैंने क्या किया, एन और एम में कहानी चल रही है, तो मैंने क्या किया, एक बार में तो उसको मैंने एन ही रहने दिया। अगले स्टेप में मैंने इसमें एम लगा दिया, माइनस का माइनस लगा दिया। एम है तो यहाँ पे मैंने एम लगा दिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं कि फॉर ऑल जो एन है वो बड़ा है किससे, एम से बड़ा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर तो बट्टे की बात हो रही है। अगर हम पलटना चाहूँ, एम को यहाँ लेके आऊँ तो 1/m साइम यही रहेगा, एन उधर चला जाएगा। तो देखो अगर मैंने पलट दिया तो 1/m ज़्यादा है 1/n से। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ गौर करके, मैं क्या देखूँ, ए एन माइनस ए एम बराबर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये छोटी संख्या है 1/n है, छोटी क्या है कि ना बोलो, 1/m बड़ी है। तो छोटी में से बड़ी घटा रहे हैं, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट मेरा नेगेटिव आ रहा है। ओवरऑल रिजल्ट मेरा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और ये संख्या बड़ी है तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, जैसे हम बचपन में करते आए थे ना, जैसे हम छोटी में से बड़ी को घटा रहे हैं तो बड़ी को पहले लिख देते थे। तो वैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, माइनस 1/m माइनस 1/n। बताओ कितने बच्चों को ये स्टेप क्लियर हो गया। फिर से बता रहा हूँ, देखो ये छोटा है, ये बड़ा है। छोटे में से जब बड़े को माइनस करते तो हमारा जो टोटल रिजल्ट रहता है वो माइनस रहता है। और एक्चुअलिटी में आवाज तुमसे मैं कहूँ कि 1 में से तुम 2 घटा दो, घटा लोगे, नहीं घटा पाओगे, तुम क्या करोगे, तुम 2 में से 1 को घटाओगे, कितना आंसर आएगा तुम्हारा, -1 आएगा।
तो वही तो मैं कह रहा हूँ। और हमारे यहाँ मॉड लगा है तो इसमें से इसको थोड़ी घटाना है, इसमें से इसको हटाएंगे, हमारा रिजल्ट माइनस का आएगा, इसलिए यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। मॉड लगाए तो मॉड इस माइनस को प्लस कर देगा, खत्म कहानी, कुछ समझाने नहीं है इसमें ज़्यादा। क्या आएगा यहाँ पे बोलो, 1/m माइनस 1/n। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि जब मॉड हटता है तो भैया क्या करता है, मॉड क्या करता है भैया, यहाँ पे इक्वलिटी के साइन की जगह पे इनइक्वलिटी छोड़ जाता है अपनी। तो चलो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। an माइनस am यहाँ लेस देन आ गया 1/m माइनस 1/n। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी की कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे जो मॉड है मैंने सीधा हटा दिया यहाँ से डायरेक्ट। ठीक, तो ये मॉड हट जाएगा, इसको लेस देन छोड़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक केस है जो तुम्हें मानना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि हमें दिखाना ये सीक्वेंस कॉची है। जब वो कॉची है हम तो तभी दिखवा रहा हुआ है, तो यहाँ जुगाड़ करेंगे। आप जुगाड़ कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। आप जुगाड़ कैसे करेंगे तुम खुद देख के मुझे बताओ। अगर मेरे पास 4 है, अगर मैंने इसमें से कम किया कुछ, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा मेरा भैया 4 से तो कम ही आएगा। देखो तुम ध्यान से, 4 में से अगर मैं कुछ कम करूँगा तो मेरी जो वैल्यू आएगा ये टोटल, ये 4 से कम ही तो आएगा। ये वैल्यू 3 आएगा, जो कैसा आएगा 4 से कम। तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। अगर मैं इसमें से कुछ घटा रहा हूँ, इसमें से घटा रहा हूँ, तो टोटल रिजल्ट जो आएगा वो इसी से तो कम आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, मैं 1/m में से 1/n को घटा रहा हूँ, तो टोटल रिजल्ट जो मेरा रहेगा भैया वो 1/m से छोटा ही तो रहेगा। वही तो कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक लास्ट लाइन डालेंगे। ये तरीका होता है करने का, क्योंकि यहाँ पे हमें एप्सिलॉन लेकर के आना है। तो लिखूंगा यहाँ पे मैं क्या, कि अगर मेरा 1/m एप्सिलॉन से छोटा है तो क्या होगा, तो ये होगा। देन खुद देखो यहाँ पे, ये पूरा रिजल्ट ये 1/m से छोटा है, 1/m खुद ब खुद एप्सिलॉन से छोटा है। तो क्या ये सारा का सारा रिजल्ट मेरा एप्सिलॉन से छोटा नहीं हो जाएगा? देखो ये तरीका होता है प्रूफ कराने का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, an माइनस am लेस देन 1/m माइनस 1/m लेस देन 1/m और लेस देन एप्सिलॉन। तो क्या इसकी और इसकी कनेक्टिविटी बननी है कि नहीं बननी, बोलो? ये पूरा रिजल्ट ही हमारा एप्सिलॉन से छोटा है, तो ये जो रिजल्ट है ये भी तो काय से छोटा होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो यहाँ कैसे, इसका मतलब क्या आएगा कि an माइनस am छोटा होगा किससे, एप्सिलॉन से। और फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m। इज दैट क्लियर? और एक और चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे कि क्या, कि n और m जो होंगे हमारे वो बड़े होंगे काय से, n0 से। बोलो हो गया प्रूफ? कॉची के लिए यही तो शर्त होती है कि an माइनस am छोटा दिखा दो किससे, एप्सिलॉन से, भैया कॉची हो जाएगा। तो ये तरीका होता है दिखाने का। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 1/m को एप्सिलॉन से छोटा क्यों दिखाया है। तो थोड़ी सी तर्क संगत बात करूँगा, वरना आप लोग अभी 12th करके आए हो, इतना नहीं सोच पाओगे। देखो थोड़ा बताना चाहूँगा इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है। हमने कोई सीक्वेंस ले लिया, हमने पता है ऐसे करके, हमने कोई सीक्वेंस ले लिया ऐसे करके, ऐसे 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 करके यहाँ पे पास जा रही है, ये n0 है। ठीक है, तो m और n मैंने क्या माने थे, बहुत ज़्यादा पास पास के टर्म, बहुत छोटे छोटे टर्म मान से। मान लो मैंने माना 1/, इतना और 1/, इतना, 1 10 100,000 लाख, 1/1,00,000 1 और 1/1,00,000 मैंने ये 2 टर्म ले लिए। तो ये जो टर्म ही तो हैं जो एक दूसरे के पास पास हैं, इनके बीच का तो हमें अंतर दिखाना है कि ये कौची तभी तो होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर खुद देखने वाले हो तुम लोग, 1/1,00,000 लिखा है, 1/1,00,000 1 लिखा है। अगर मैं इसको पॉइंट में तब्दील करूँ कितना छोटा वैल्यू आएगा, लगभग 0 के बराबर आएगा, लगभग ना के बराबर वैल्यू आएगा ये 1/1,00,000। तो इसी कारण हम 1/m को, m क्या है, m यही तो कोई टर्म होगा यहाँ का, m को यहीं का टर्म होगा, n को यहाँ का टर्म होगा, है कि नहीं बोलो? तो ये बहुत आगे का टर्म है, ये आगे वाला टर्म है, n0 से आगे के टर्म्स हैं। हमने अभी सीखा है कि n0 के आगे के सारे टर्म्स जो होते हैं वो अत्यंत एक दूसरे के पास पास होते हैं। पास पास कैसे होते हैं, वो वैल्यू बट्टे में बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनको पॉइंट में तब्दील करेंगे तो बहुत छोटे छोटे लगभग ना के बराबर निकल के आते हैं। तो इसीलिए मैंने 1/m को लगभग ना के बराबर माना है। अगर पल्ले नहीं पड़ा है तो समझ लो ऐसी करके कि अगर ऐसा आ जाए तो 1/m को हमेशा छोटा दिखाएंगे एप्सिलॉन से। क्यों? क्योंकि हमें कॉची प्रूफ करना है, ये शर्त लेकर के आनी है, इसीलिए। बस हो गया। तो आप लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देंगे यहाँ पे साइड से, हैंस सीक्वेंस an इज अ कॉची सीक्वेंस। बताओ कितने बच्चों को पहला सवाल क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ दिल में छप गया है? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है ये सीक्वेंस हमें कॉची दिखानी है, यानी कि सेम यही कंडीशन मुझे इसमें दिखानी है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन दैट क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो मेरा an है वो क्या है, n/1 + n। ठीक, तो मुझे वही शर्त लेके आनी है वापस से। तो an माइनस am बराबर, मुझे फिर दोबारा मानने पड़ेंगे n, तो ये तो पहला टर्म तो n में है ही है, दूसरा m में मान लो, ये हो गया। ठीक है, या लिख देंगे क्या कि फॉर ऑल n बड़ा है मेरा किससे, m से। ठीक है,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका लासा वासा लेने से अच्छा है मैं ऊपर एक जोड़ ले रहा हूँ, एक घटा दे रहा हूँ, इससे आसानी रहेगी। देखो यहाँ पे ए एन माइनस का ए एम बराबर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एन माइनस एम प्लस वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एम, यानी कि क्या बचेगा यहाँ पे ए एन माइनस का ए एम बराबर, इसका भाग लगा दो अलग अलग, क्या बचेगा यहाँ पे वन माइनस का वन अपॉन वन प्लस एन माइनस भाग लगा इसका वन अपॉन वन प्लस एम माइनस का वन। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? इससे ये कट्टा हो जाएगा। आगे का यहाँ लिखता हूँ, क्या बच रहा है ए एन माइनस ए एम बराबर वन अपॉन कितना, इधर देखो कुछ गड़बड़ होगी क्या, अरे हाँ ये प्लस का आएगा, ठीक है। क्यों आएगा प्लस का, यहाँ एक माइनस बाहर बैठा है, ये माइनस अंदर हमला करेगा, इस पूरे टर्म के आगे माइनस बैठा है ना, हमला करेगा अंदर, तो ये प्लस का कर देगा इस वन को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का टर्म को पहले लिख रहा हूँ मैं, तो वन अपॉन वन प्लस एम को पहले लिख लिया मैंने, माइनस वन अपॉन वन प्लस एन को बाद में लिख दिया। अब वापस से यहाँ आ जाओ, एन बड़ा है एम से, तो जाहिर सी बात है कि एन प्लस वन बड़ा होगा किससे, एम प्लस वन से, उल्टा कर दो क्या उल्टा है, तो वन अपॉन एम प्लस वन इधर आएगा, बड़ा होगा किससे, वन अपॉन एन प्लस वन से, यानी कि यहाँ पर माइनस का कोई रट्टा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहला टर्म बड़ा है और बड़े में से छोटा घट रहा है, तो मुझे माइनस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा मैंने ऊपर किया था। समझ में आ गया? ऊपर मैंने इसलिए किया था क्योंकि ये टर्म छोटा पड़ गया था मेरा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यही इसलिए मैंने चेक किया था यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही छोड़ेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे बस एक अंतिम टर्म बचेगा, वही लगाएंगे यहाँ पे। क्या? पहली बात तो इस मॉड को हटाओ, तो क्या बचेगा यहाँ पे ए एन माइनस ए एम लेस देन वन अपॉन एम प्लस वन माइनस के वन अपॉन एन प्लस वन। अब यहीं पे वो केस दिखाएंगे, कौन सा केस, इधर देखो ध्यान से, वन अपॉन एम प्लस वन में से कुछ वैल्यू घट रही है, तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू होगी ये वन अपॉन एम प्लस वन से छोटी होगी, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, लेस देन वन अपॉन वन प्लस एम, ठीक, जैसे यहाँ हुआ था। फिर वही लास्ट लाइन क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ़ वन अपॉन वन प्लस एम अगर मेरा छोटा हो किससे, एप्सिलॉन से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए एन माइनस ए एम मेरा पूरा का पूरा किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से। सीधी सी बात है, देखो जब ये वैल्यू मेरी एप्सिलॉन से छोटी है तो इसके पीछे की सारी वैल्यू मेरी किससे छोटी होंगी, एप्सिलॉन से। बस यही हमें चाहिए था। फॉर ऑल एन कॉमा एम ग्रेटर देन एन नॉट एंड एन ग्रेटर देन एम, खत्म। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या कि हैंस गिवन सीक्वेंसेस कॉची। तो कहाँ लिखूँ मैं, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, हैंस गिवन सीक्वेंस ए एन इज अ कॉची सीक्वेंस। तो मैं आशा करता हूं कि आप कॉची सीक्वेंस प्रूव करने वाला अगर कोई भी सवाल पेपर में आ जाता है तो वो अब तो आपसे छूटने वाला नहीं है। ऐसे ही करेंगे, इसको एम एन ले लेंगे, और अगर लिखा होगा सो दैट करना तो बहुत ही सिंपल है। सो दैट करना तो बड़ा सिंपल होता है, सो दैट करने का तरीका यही हो गया, मैंने आपको सिखा दिया है अभी। ऐसे ऐसे करेंगे, एन अपॉन एम करके जाएंगे, अंतिम में यहाँ पर ये दिखाएंगे, जो अंतिम जो टर्म आएगा उसको छोटा दिखाएंगे वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, उसको छोटा दिखाएंगे एप्सिलॉन नो उसको छोटा दिखाएंगे एप्सिलॉन से, हो जाएगा प्रूफ, खत्म कहानी। कोई ज़्यादा कठिन काम थोड़ी है, बस थोड़ा रचा रचा के सलीके से तुम्हें पेपर में लिख करके आना है। तो मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत ना होगी। आइए बढ़ते हैं, अब बहुत सारे क्वेश्चंस की बमबारी कर जाना नहीं है, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपको भी रुकना पड़ेगा, आप देख रहे हो आराम से, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। तो देखिए भैया, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटे छोटे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बता देता हूँ रिजल्ट के तौर पे। इनको बोलते हैं भैया कॉचीज थ्योरम ऑन लिमिट। इनके प्रूफ हम इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। क्या है ये? पहला है भैया कॉचीज फर्स्ट थ्योरम। कैसे काम करती है ये कि अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास ए एन है, किस तरह से, अगर वो सीक्वेंस हमें इस तरह से दे रखी है कि लिमिट लगी है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और बहुत सारे टर्म्स उसके ए एन तक जा रहे हैं, बट्टे में इनका एन लिखा है, यानी कि एक तरह से एवरेज है, एक तरह से देख रहे हो, ए वन प्लस टू प्लस एन तक जा रहे हैं, नीचे एन है। अगर इसकी वैल्यू एल पे जा रही है तो ओनली इसको उठा लो, इसमें डायरेक्ट लिमिट लगा दो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये रिजल्ट इसी के बराबर रहेगा। ये हमको क्वेश्चन करने में सहायता देगा, रामबाण है ये। हमें क्वेश्चन दिया होगा इस तरह से जटिल खतरनाक, इस तरह से वैल्यू जारी होगी, इसमें दे रखा होगा फाइंड द लिमिट, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को छोड़ देंगे, ओनली इस वाले टर्म को उठा लेंगे, उसमें डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अपना आंसर आ जाएगा, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, कॉचीज सेकंड थ्योरम। ये क्या कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस तुम्हारे पास इस तरह से है, किस तरह से है कि अगर उसकी होल पावर वन अपॉन एन आ रही है और लिमिट लगी है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर वो सीक्वेंस की लिमिट कुछ ना कुछ निकल के आ रही है तो इसको सॉल्व करना जटिल पड़ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसके बजाय हम क्या करेंगे, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन में लिमिट लगाया करेंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। भैया ये थ्योरम हमें ये सहायता करेंगी कि जो क्वेश्चन देखने में कठिन लगेगा उसमें ये थ्योरम लग करके उसको सरल कर देंगे, खत्म। ये होती है हमारी कौन सी थ्योरम, कॉची सेकंड थ्योरम। अब देखो फटाफट से खत्म, कैसे करेंगे सवाल, यहाँ लिखा हुआ है
प्रूव करना है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन की होल पावर 1 अपॉन एन मेरी ई पे जाती है। तो फीलिंग आ चुकी है। होल पावर का रट्टा दिखाई दे कहीं पर भी तो कॉची सेकंड थ्योरम लगेगी यहाँ पर। तो लिखेंगे पहले यहाँ पर क्या, गिवन दैट ए एन कितना दे रखा है भैया हमें, एन की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, और होल पावर कितनी रखी जाकी 1 अपॉन एन। लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग कॉची सेकंड। क्या लिखेंगे यहाँ पे आगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो, कि ए एन की होल पावर 1 अपॉन एन लिमिट लगाने पर जो आएगी वही लिमिट लगाने पर ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन में भी आएगी। तो देखो यहाँ पे काम कर रहा हूँ आगे का, देखो ध्यान से हैं। तो चलिए, तो मैं वही काम यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखो ए एन मेरा कितना लिखेंगे आप, देखो ध्यान रखना, होल पावर 1 अपॉन एन यहाँ पे कहनी है, इसमें होल पावर हट जाएगी। यहाँ पे हम जब कॉची सेकंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तभी लगाते हैं जब होल पावर रट्टा डाला है। तो होल पावर का रट्टा हटा देंगे तो होल पावर हट जाएगी। ए एन प्लस 1 की जुगाड़ करनी है। तो ए एन कितना है, ए एन लिखेंगे बिना होल पावर के एन की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ए एन प्लस 1 यानी कि एन की जगह पर रख दो जाके अंदर एन प्लस 1। तो क्या बनेगा, यह बनेगा एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे काम करते हैं। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पहले ए एन प्लस 1 आएगा, नीचे ए एन आएगा। ए एन प्लस 1 का वैल्यू एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1 इंटू बट्टे में ए एन आएगा। तो ए एन को पलटे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, फैक्टोरियल एन अपॉन एन की पावर एन। अब एक काम कर रहे हैं, इनको एक एक तरफ ले जाओ। कैसे ले जाएंगे, देखो एन प्लस 1 की पावर एन में से मैंने अलग कर लिया कौन, एन प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल एन। अब बस सबको सॉल्व करना है, ध्यान रखें सॉल्व कैसे करते हैं इसको। देखो एन प्लस 1 लिखा है फैक्टोरियल में, अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखो ध्यान से। मेरा फैक्टोरियल कैसे खुलता है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको, इस निशान को बोलते हैं एल को फैक्टोरियल। कैसे खुलता है, ये कैसे खुलता है, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एंड सो ऑन। यानी कि पहले वो वैल्यू आएगी, फिर एक कम हो जाएगा, एक और कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे खोलना चाहूँ किसको, अगर मैं खोलना चाहूँ एन प्लस 1 को, वो कैसे खुलेगा, पहले यही वैल्यू सेम आएगी बाहर जैसे ऊपर वाले में आई है, फिर अंदर एक कम हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल एन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, फिर अंदर एक कम हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एन बचेगा ओनली। ध्यान से देखो, एन बचेगा, एक और टर्म अंदर कम कर दो, क्या बचेगा अंदर, एन माइनस 1 एंड सो ऑन। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मैंने फैक्टोरियल एन प्लस 1 का मैंने प्रसार खोला तो पहला टर्म एज इट इज़ बाहर आ गया, उसके बाद के टर्म इस तरह से खुल रहे हैं। तो क्या ये सारे के सारे टर्म जो मुझे मिल रहे हैं, क्या ये फैक्टोरियल एन के हैं? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फैक्टोरियल एन प्लस 1 बराबर एन प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल एन? क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स मेरे किसका एक्सपेंशन बन गया, ये सारे के सारे टर्म्स का मेरा एक्सपेंशन बन गया किसका, फैक्टोरियल एन का। कहाँ से निकल के बना, ये से निकल के बना है। एन प्लस 1 के फैक्टोरियल में कैसे खोल सकता हूँ मैं कि एन प्लस 1 को बाहर ले लिया, अंदर के सारे टर्म्स मेरे फैक्टोरियल एन बना रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? तो सेम ऐसे यहाँ करूँगा मैं। तो इसमें से एक बाहर आ गया कौन, एन प्लस 1, अंदर क्या रह गया, फैक्टोरियल एन इंटू पावर कितनी, एन की पावर एन। इससे ये कट्टा, इससे नहीं कट्टा होगा, ये इससे कट्टा होगा और इससे ये कट्टा होगा। क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा एन प्लस 1 की पावर एन, और लिमिट चलते रहेगी यहाँ पे, लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ भी चलती रहेगी लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, नीचे क्या बच रहा है, एन की पावर एन। एक काम करते हैं, एन पूरी पावर कॉमन आ रही है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा, और एन का अलग अलग, चलो अभी दे देंगे भाग। एन प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर कितनी है, एन है, मैंने दे दिया एन का अलग अलग भाग। तो 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर कितनी आ गई, एन आ गई। लिमिट चल रही है, लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ भी लिखेंगे यहाँ पे लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आपको नहीं पता तो बता दूं मैं आपको कि 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन लिमिट लेने पर ये डायरेक्ट वैल्यू बराबर होती है किसके, ई के बराबर होती है। लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि ये रिजल्ट आपको याद रखना है, लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन, ये बराबर होती है किसके, ई के। तो ये रिजल्ट किसके बराबर आएगा भैया, ई के आएगा। क्या हमें यही प्रूफ करके लाना था, हो गया प्रूफ, खत्म। तो ऐसे क्वेश्चनों को सिंपल है, इस थ्योरम की सहायता से बड़े ही सिंपल तरीके से उनको हम प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हैंस प्रूफ, खत्म कहानी, हैंस प्रूफ। बताओ कितने बच्चों को ये क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिजल्ट सबको याद होना चाहिए कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन की वैल्यू हमेशा ई होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो हो गया 2n तो वैल्यू हो जाएगी 2e। ठीक है, अगर हो गया 3n, सॉरी 2e नहीं, अगर यहाँ पे हो गया 2n तो वैल्यू हो जाएगी e की पावर 2। अगर यहाँ हो गया 3n तो वैल्यू हो जाएगी e की पावर 3। ये सबको याद होना चाहिए। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ
आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह अच्छे से समझ में आ चुका है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँ, जो बच्चे बीएससी में मुझे देख रहे हैं, जो इंटर करके सीधे आए हैं, कि भैया लिमिट लगाने से पहले हमको सेटिंग फिटिंग करनी पड़ती है। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट लगा देता तो मेरी भैया इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती, इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी की। चेक करके देखो, अगर मैंने लिमिट रख दिया, अगर मैंने एन की जगह पर मैंने डाल दिया इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी, इसकी पावर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। तो इसी चक्कर में मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ा। ये सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। सेम पावर वाले एक तरफ कर लो, फैक्टोरियल वाले एक तरफ कर लो, फिर चेक करके देखो क्या इससे ऐसी शकल आ रही है, कुछ ना कुछ कटेगा, जैसे यहाँ पे कटा है। प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। बस इतना समझो कि डायरेक्ट लिमिट मत घुस देना, वरना पूरा सवाल ऐसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो वरना हमारा सवाल का आंसर नहीं आएगा। तो आंसर लाने के लिए हमें एन को ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन्फिनिटी को एन झेल जाए। कैसे? अगर एन ऊपर है तो इन्फिनिटी बनाएगा, अगर बट्टे में है तो मैंने लिमिट लगा दी तो जीरो बनाएगा, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो है। तो इस तरह से इन्फिनिटी झिल गया। अगर बट्टे में आ गया तो सही है, जीरो बन जाएगा। अगर डायरेक्ट लिमिट लगा दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नोट कर रहे हो, नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, सवाल है बहुत सिंपल है। होल पावर में 1/n दे रखा है, इसमें कौची सेकंड लगेगी, खत्म। गिवन दैट an बराबर फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल n का होल क्यू है, यहाँ पे होल पावर है 1/n। तो यूजिंग कौची सेकंड, ठीक। कैसे लगाएंगे इसको? ख़त्म। an+1 निकाला यहाँ से, तो फैक्टोरियल में आएगा 3n+3, ठीक। क्योंकि मैं रखूँगा n की जगह पे n+1। देखो ऐसा करके n+1 रखा मैंने अपॉन फैक्टोरियल n+1 का होल क्यू, ठीक। तो नीचे क्या आएगा? n+1 का होल क्यू। n की जगह पे मैं रखा n+1 है, तो 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो इस तरह से ये यहाँ पे 3n+3 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़े। और an कितना लिखेंगे? अब an लिखेंगे बिना पावर के, फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 3, ख़त्म। चलो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an बराबर an+1 का वैल्यू कितना है भैया? ये है हमारे पास फैक्टोरियल में 3n+3 अपॉन फैक्टोरियल n+1 की होल पावर 3 इंटू an बट्टे में है, पलट के लगाना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल n की होल पावर 3। क्या उल्टा कर दिया मैंने? और क्या है, मैंने उल्टा नहीं किया। इसको पलट के लगाएंगे तो फैक्टोरियल n का होल क्यू, नीचे कितना आएगा? फैक्टोरियल 3n। फिर से अब क्या करेंगे? काटने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्टोरियल 3n+3 को मैं कैसे लिखूँगा? हमें एक कम करके खोलते हैं। पहले अंदर वाला बाहर आएगा, ये बाहर आ गया, ठीक। अंदर एक कम हो गया 3n+2, फिर एक और अंदर कम कर देंगे 3n+1, फिर एक और अंदर कम कर देंगे तो क्या बचेगा? 3n, और कम कर देंगे तो 3n-1, ऐसे ही चलता जाएगा। यानी कि 3n के बाद से सारे के सारे चलते जाएंगे। यानी कि यहाँ के बाद जो फैक्टोरियल बनेगा वो बनेगा फैक्टोरियल 3n डायरेक्ट। बोलो हाँ या ना? पल्ले पड़ा कि नहीं? जैसे हमने अभी n+1 का खोला था ना, सेम वैसे ही है। इतने टर्म आगे के निकल गए, अंदर जितने भी रह जाएंगे अब 3n-1, 3n-2, अब 3 वैसे माइनस होते जाएंगे, यानी कि फैक्टोरियल 3n का बन जाएगा। तो मैंने यहाँ तक क्यों पॉज किया? समझ चुके हो, क्योंकि ये कटना है। मैंने कहा कि काट रहे शक्ल बनानी पड़ेगी आपको। तो क्या बनेगा? ऐसे इसको खोल देंगे, देखो यहाँ पे क्या बनेगा? फैक्टोरियल n+1 क्या बनेगा? देखो इसमें से बाहर आ गया n+1, तो अंदर वाला क्या का रहेगा? अंदर रहेगा फैक्टोरियल n वाला। इज दैट क्लियर? चलो यहाँ करते हैं। देखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आएगा? देखो यहाँ पे 3n+3 की क्या रखूँगा मैं? 3n+3 इंटू 3n+2 इंटू 3n+1 इंटू में कितना बोलो? फैक्टोरियल 3n। और क्या आएगा? बट और क्या आएगा गुणा में फैक्टोरियल n की पावर। और यहाँ छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, और फैक्टोरियल n की पावर 3 दिख रहा है? वो लिखा है पल्लंग फैक्टोरियल n की पावर 3। नीचे क्या बचेगा? नीचे जो बचेगा लिख दो, नीचे वाला जो बचेगा सो। नीचे क्या बचेगा? नीचे ये बचेगा। या इसको खोलेंगे, देखो पावर 3 लगी है तो पावर 3 ही आएगी। n+1 पे पावर कितनी आएगी भैया? 3 ही आएगी। इंटू में क्या बचेगा? फैक्टोरियल n। लेकिन जब पे पावर कितनी आएगी भैया? 3 आएगी। इंटू में और क्या बचो? इंटू में यहाँ और कचू बच रहा हो जी, बच रहा फैक्टोरियल 3n। कट्टा पिट्टी कर दो, देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बच रहा है? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3n+2, 3n+3 है, ये 2 है, 3n+1, नीचे क्या बचेगा? n+1 की होल पावर कितनी? 3 है। अब मैं जहाँ में डायरेक्ट लिमिट ना लगा सकूँ तो भैया चो,
अगर मैं यहाँ में डायरेक्ट लिमिट लगाया थी, देखो जे इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, सब कुछ इन्फिनिटी आ जा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो मुझे इसकी जुगाड़ करनी पड़ेगी। मैंने क्या बताई तुम्हें, एन को बट्टे में लेके जाओ कैसे करके। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे से एन कॉमन लिया, एन यहाँ से कॉमन लिया, 3 + 3 अपॉन एन यहाँ से कॉमन लिया मैंने, 3 + 2 अपॉन एन यहाँ से कॉमन लिया मैंने, 3 + 1 अपॉन एन। ये 3 बार एन कॉमन आई है तो एन की पावर 3। नीचे से मैंने एन कॉमन लिया, पावर में 3 है तो नीचे से कॉमन आएगा एन की पावर 3, यहाँ का बचेगा 1 + 1 अपॉन एन। इज दैट क्लियर? जैसा जी कटेगा। अब हम लिमिट लगाने के लिए सक्षम है। क्यों? अब सब में एन बट्टे में पहुँच चुकी है। अगर मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी डाला तो इनको झेल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि अब इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी जैसी फॉर्म नहीं बन रही है, हम बच गए। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, टेकिंग लिमिट, खत्म, टेकिंग लिमिट। तो क्या होगा कचो नहीं, यहाँ बचेगा 3 + 0 पूरा। चलो तो मैं एक बार में दिखा दे रहा हूँ, 3 + 3 अपॉन इन्फिनिटी, 3 + 2 अपॉन इन्फिनिटी, 3 + 1 अपॉन इन्फिनिटी, नीचे का बचेगा 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी की पावर कितनी, 3। ठीक है। अब देखो इन्फिनिटी डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा बोलो, 0 आएगा। 3 + 0, 3 + 0, 3 + 0, नीचे क्या बचेगा, 1 + 0। ओवरऑल बना बचा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 ना, 3 3 या 9, 9 3 27। काफ़ी बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, ऐसे पढ़ते हैं इसको, 3 3 या 9, 9 3 27। तो इसका आंसर क्या आएगा भैया, 27 इज द राइट आंसर। खत्म हो गया सवाल। तो ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, बिल्कुल सिंपल। इसका आंसर आ गया कितना, 27 आ गया। आगे बढ़े, इस पे आ जाओ। तो देखिए अगला सवाल है, यहाँ पे मैंने गलती से पिछला वाला नोट कर लिया था, यहाँ पे ये है, कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे है हमारे पास कितना, an बराबर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा मैं n की पावर 1 अपॉन n। चलो लिख लो पूरा का पूरा। an + 1 कितना आएगा यहाँ पे, n + 1, और an कितना आएगा, ओनली n। गलती मत करना, पावर 1 अपॉन n हटा देंगे जब हम कोची सेकंड यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसके लिए मैंने an + 1 और an अलग अलग निकाले हैं। अब पावर n + 1 मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे क्योंकि पावर हमारी 1 अपॉन n छूट जाती है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या आएगा ऊपर, an + 1 अपॉन an, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। an + 1 कितना है मेरे पास, n + 1 है, an कितना है, n है। आगे बढ़ो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, डिवाइड लगाओ इसका अलग अलग, क्या बचेगा, 1 + 1 अपॉन n बचेगा बस। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी डालने पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट्टे में आएगा, झिल जाएगा, 0 हो जाएगा। और कुछ चाहिए इसके ऊपर पावर वगैरह लिख देंगे यहाँ पर, टेकिंग लिमिट। तो क्या आएगा हमारा आंसर, आएगा मेरा 1 + 0। ओवरऑल क्या आंसर आएगा मेरा, 1। खत्म। तो इस सवाल का आंसर कितना भैया, बनाया, हो गया क्वेश्चन। तो आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट कर रहे हो नोट करो, देखिएगा। धाकड़ और जोरदार सवाल, कैसे करेंगे इसको। होल पावर है 1 अपॉन n। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ प्लस नहीं है, जो तुम सोचो कि कौची फर्स्ट बनेगी, नहीं बनेगी कौची फर्स्ट। अच्छा कौची सेकेंड जैसा लगे तो राइट थोड़ा थोड़ा, क्यों, होल पावर 1 अपॉन n है, लेकिन पूरे पे नहीं है। तो पूरे पे करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, गिवन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n + 1, n + 2 एंड सो ऑन, n + n। और बट्टे में क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, बट्टे में एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कितना कर दूँ, n की पावर n है यहाँ पे। ओहो, यहाँ पे भैया n है ओनली, ठीक है। जल्दबाजी में माइंड में चल रहा है सॉल्यूशन, तो मैंने डायरेक्ट इसमें n की पावर n कर दिया था, इसको सही करना है। तो हमें जुगाड़ चलानी पड़ेगी इसकी होल पावर 1 अपॉन n करने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने कर दिया n की पावर n, और होल पावर मैंने कर दी इसकी 1 अपॉन n। ठीक, क्यों, तुम 1 अपॉन n लगाओगे तो 1 अपॉन n इससे कट जाएगी, नीचे n रह जाएगी, ऊपर पावर कायम रह जाएगी। जैसा क्वेश्चन था वैसा वापस से बन जाएगा। तो ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि मेरा होल पावर 1 अपॉन n बन सके, जिससे मैं कॉची सेकंड थ्योरम इसमें यूज़ कर पाऊँ। खत्म। लिखेंगे यहाँ पे कॉची सेकंड का यूज़ करने पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या an कितना बनेगा मेरा, an बनेगा n + 1, n + 2, n + n अपॉन n की पावर n। मेरा an + 1 कितना बनेगा, देखो कैसे बनेगा, देखो पहले इन सब में रखो an + 1, रखो n + 1, तो इसमें रखूँगा n + 1 तो n + 2 हो जाएगा, यहाँ पे n + 3 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। अब देखो ध्यान से, n में पद में डायरेक्ट नहीं रखेंगे, पहले वाली में, पहले स्टेप में इसको ऐसे ही छोड़ दो। पहला देखो n और n कितना हो जाएगा, ये 2n, ठीक। दूसरे स्टेप में इस वाली n की जगह पर रखो n + 1, तो देखो क्या आएगा, n + 1 और प्लस n। मैंने ओनली इस वाली n के ऊपर रखा है, क्या आएगा, ये 2n + 1, तो इनटू में यहाँ पे क्या आएगा, 2n + 1। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, इस पर भी रख देंगे, तो क्या बनेगा,
इस पर भी रख दो n+1, तो क्या बनेगा 2n+2। ये भैया तरीका होता है, मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है कि जब भी सीक्वेंस के टर्म अगर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो पहली स्टेप में इसको ऐसे ही छोड़ दो, अगले स्टेप में एक बार रखो और अगले स्टेप में दोनों बार पर रख दो। n+1 अगर मल्टीप्लाई में टर्म्स आ रहे हैं तो एकदम से इसमें n+1 मत रख देना, गलत हो जाएगा। ये तरीका होता है करने का, ठीक। यही बन गया। बट्टे में कहा देखो, बट्टे में तो ऐसे ही रह n+n की पावर, सॉरी n+1 की पावर n+1, कोई दिक्कत यहाँ तक? बट्टे में ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बस यहाँ ध्यान देना है, अगर सीक्वेंस के टर्म तुम्हारे मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो एकदम से तुम वहाँ पे n+1 मत रख देना, तो एकदम से तुम वहाँ पे n+1 मत रख देना। यहाँ पे पहले बार में छूटेगा अकेला, अगले स्टेप में एक बार, अगले स्टेप में दो बार, ख़त्म। लगाओ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। n+1 कितना है? n+2, n+3, 2n, 2n+1, 2n+2 अपॉन में कितना? n+1 की पावर n इंटू n+1, मैंने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक। इंटू में n वाला टर्म क्या है? n, और उल्टा आएगा ये तो, बट्टे में आएगा ना, उल्टा आएगा ये। ऊपर क्या आएगा? n की पावर n, नीचे क्या आएगा? n+1, n+2 डॉट 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 कितना? n+n, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं कितना? 2n, ठीक। देखो कट्टा पिट्टी होने शुरू हो गई, 2n से 2n कट गया। अब ध्यान से देखना, n+2 n+3 से सारे के सारे टर्म कट जाएंगे, लेकिन एक बचेगा कौन सा? n+1 वाला, क्योंकि इसके पास n+1 नहीं है, इसके पास है, तो ये बचेगा, सारे कट जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे अब? और इसमें कुछ बच रहा है क्या? और इसमें कुछ नहीं बच रहा है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। वो तेरी गड़बड़ी होगी क्या? दो n+1 कहाँ से आए? चलो हो जाएंगे दो, काम खत्म करो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या बचा ऊपर? 2n+1, 2n+2 इंटू में कितना? n की पावर n। तो एक काम करो, n अपॉन ये n+1 है, जो की पावर n है, तो होल पावर मैंने कितनी कर दी? n कर दी, ठीक है, ठीक है। और बट्टे में क्या बच रहा हो? बट्टे में बच रहा हो तुम आओ n+1 इंटू n+1, बस हो गया ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो देखो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे अगर मैंने डायरेक्ट लिमिट लगाई तो लफड़ा पड़ेगा, क्योंकि सबके पास n ऊपर है, n को बट्टे भेजना पड़ेगा। बट्टे भेजने के लिए भैया n को कॉमन निकाल लो, तो n यहाँ से कॉमन लूँगा तो n की पावर 2 आएगा, यहाँ से लूँगा n की पावर 2 आएगा, अंदर क्या बचेगा? 2 + 1/n, 2 + 2/n, ठीक। यहाँ क्या बचेगा? 1 + 1/n, 1 + 1/n। अरे दो बार n कॉमन लगी, n की पावर 2 आएगा, ये कट गया। ये ऐसी कैसा रहेगा? n अपॉन, यहाँ से काम कर, यहाँ से n कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 1/1 + 1/n की होल पावर कितना? n, ख़त्म। बस होने वाला अपना आंसर। क्या करेंगे अब हम यहाँ पर लिमिट लगाने के लिए सक्षम हैं। टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हो गया ख़त्म। ये 0, ये 0, क्या बचेगा ऊपर? 2 × 2, और ये 1 हो जाएगा, 1 × 1। अब देखो बट्टे बनना, ये 1 + 1/n की होल पावर n कितना होता है? 1 + 1/n की होल पावर n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना होता है? e होता है। ये बट्टे बनना है ना, तो बट्टे में ही आएगा, बट्टे में ही आएगा। 2 दूना 4, बट्टे में कितना आ गया? e हो गया। वेरी वेरी करेक्ट आंसर है, हमें यही सिद्ध करके लेके आना था, खत्म कहानी, हैंस प्रूव्ड, फिनिश। बताओ। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप सभी बच्चों के, तो मैं आशा करता हूँ कि आज कराए हुए सारे टॉपिक और सारे कंसेप्ट आपके दिल में गहरी छाप छोड़ चुके होंगे। इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगोरिया लेता हूँ आपसे आज के वीडियो में विदा। मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर। नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना।